Hello dear students, I am Avinash Kishore and students know me with name AVN sir. आपके क्रैश कोर्स चल रहा है और क्रैश कोर्स में अगला चैप्टर मॉडर्न फिजिक्स लेकर मैं आया हूँ आपके लिए। आप ऑनलाइन ही पढ़ रहे हैं और काफ़ी बढ़िया रिस्पॉन्स मिल रहा है लोगों से, और जो स्टूडेंट्स हैं वो क्वेश्चन भी पूछ रहे हैं। आप मॉडर्न फिजिक्स पढ़ें अब ध्यान से, बिल्कुल लास्ट तक आप देखें इस वीडियो को, और जो भी डाउट्स हैं, जो भी सुझाव हैं, आप कमेंट्स पे ज़रूर बताएं। और व्हाट्सएप के ज़रिए भी मैं डाउट्स बता रहा हूँ बच्चों को। तो ठीक है, मॉडर्न फिजिक्स शुरू करते हैं। मॉडर्न फिजिक्स, मॉडर्न से क्या समझ में आता है हमें? मॉडर्न मतलब समथिंग न्यू। क्या न्यू है यहाँ पे? आइडियाज़ न्यू है। ये जो आइडियाज़ हैं, जो कंसेप्ट हैं, वो लास्ट डिकेड ऑफ 19th सेंचुरी से शुरू हुआ है। मॉडर्न फिजिक्स इतना न्यू है, ठीक है। अब क्लासिकल फिजिक्स जो आप पढ़ के आए हो, न्यूटोनियन फिजिक्स, न्यूटन की जितने भी फिजिक्स आपने पढ़ा, काइनेमेटिक्स, एनएलएम, वर्क पावर एनर्जी, ये सारे न्यूटोनियन फिजिक्स में आता है, जिसको क्लासिकल फिजिक्स बोलते हैं। उनके आइडियाज़, उनके जो कंसेप्ट है, उनको डायरेक्टली हम सब एटॉमिक पार्टिकल्स पे अप्लाई नहीं कर सकते। यानी कि वो पार्टिकल्स जो एटम्स के अंदर हैं उनको आप डायरेक्टली अप्लाई नहीं कर सकते। जैसे एनर्जी, एंगुलर मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम, ये सारे कंसेप्ट्स में कुछ चेंजेस लाने की ज़रूरत पड़ती है। अब मॉडर्न फिजिक्स के जो आइडियाज़ हैं वो क्लासिकल फिजिक्स के आइडियाज़ से डिफरेंट है। अब वो कौन से डिफरेंट आइडियाज़ हैं, पहले उसको समझने की कोशिश करते हैं कि कौन से ऐसे आइडियाज़ हैं जो मॉडर्न फिजिक्स को क्लासिकल फिजिक्स से बिल्कुल डिफरेंट करते हैं। तो वो मॉडर्न आइडियाज़ जो डिफरेंट है क्लासिकल फिजिक्स से, उनको पहले समझते हैं। मॉडर्न आइडियाज़, इस मॉडर्न आइडियाज़ में सबसे पहले आता है क्वांटाइजेशन। क्वांटाइजेशन का कंसेप्ट। क्वांटाइजेशन मतलब फिजिकल क्वांटिटीज़ की सारी वैल्यूज़ पॉसिबल नहीं है, कुछ डिस्क्रीट वैल्यूज़ ही पॉसिबल है। आप इलेक्ट्रोस्टैट्स में भी पढ़े हैं, जैसे चार्ज की सारी वैल्यूज़ नहीं हो सकती, वो इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ ई की होती है। उसी तरह से यहाँ भी क्वांटाइजेशन का कंसेप्ट आता है। क्वांटाइजेशन का कंसेप्ट अब कहाँ आता है, कैसे आता है, ज़रा इसको समझते हैं। जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूँ कि काइनेटिक एनर्जी 4 जूल है किसी भी क्वांटिटी की। अब क्लासिकल फिजिक्स में अगर मैं इसकी वैल्यू बढ़ाना चाहूँ, सपोज 4.01 जूल कर दिया मैंने, तो स्पीड बढ़ाएंगे, काइनेटिक एनर्जी उसी के अकॉर्डिंग चेंज हो सकता है। लेकिन आप एक इलेक्ट्रॉन जो एटम्स के चारों तरफ रिवॉल्व कर रहा है, उसके लिए अगर आप इस फॉर्मूले को लगाओ या इस कंसेप्ट को लगाओ, तो हमें एक्सपेरिमेंटली ये पता चलता है कि काइनेटिक एनर्जी की सारी वैल्यूज़ पॉसिबल नहीं है, वो कोई डिस्क्रीट वैल्यू ही ले सकता है। तो ये बड़ा ही डिफरेंट आइडियाज़ हमें लगा कि सारे वैल्यूज़ पॉसिबल नहीं है। तो इससे कंक्लूजन क्या निकला कि काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी और टोटल एनर्जी, ये सारे क्वांटाइज्ड हैं। सिमिलरली एंगुलर मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम, ये सारी चीज़ें क्वांटाइज्ड हैं, आर क्वांटाइज्ड। ये क्वांटाइज्ड है, ठीक है। एक बात समझ में आया। सेकंड इज अ कंसेप्ट ऑफ डुअलिटी। डुअलिटी का मतलब है दो, कुछ टू का कंसेप्ट आ रहा है। क्लासिकल फिजिक्स में हमने ये पढ़ा कि दो एंटिटीज होते हैं, पार्टिकल और वेव। पार्टिकल्स की अपनी कुछ लॉज हैं, अपने कुछ नियम हैं। जैसे दो पार्टिकल का अगर आपने कोलिजन कराया तो उनके सेट ऑफ कुछ रूल्स हैं, जैसे लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन, एनर्जी का कंजर्वेशन, कुछ रूल्स हमने डिफाइन कर रखे हैं। वेव्स, दो वेव्स अगर आपस में
इंटरफेयर करते हैं तो इंटरफेरेंस हो सकता है, या वेव्स का डिफ्रैक्शन हो सकता है, या पोलराइजेशन हो सकता है। तो कुछ सेट ऑफ रूल्स हैं जो वेव्स के लिए ही ट्रू है, कुछ सेट ऑफ रूल्स हैं जो पार्टिकल्स के लिए ट्रू है। इनकी कोई अपनी ओवरलैपिंग कुछ नहीं है। लेकिन मॉडर्न फिजिक्स में हमें ये दिखा कि जो वेव्स के नेचर हैं वो पार्टिकल में दिखाई दे रहे हैं, और पार्टिकल्स के जो नेचर हैं वो वेव में भी दिखाई दे देते हैं अगर आप एटॉमिक लेवल में आ जाते हैं तो ये आइडिया बिल्कुल डिफरेंट था कि पार्टिकल एंड वेव दोनों की डुअल नेचर होती है। तो पार्टिकल्स एंड वेव हैव डुअल नेचर। This was the second idea, which was entirely new. Now the third concept, the third idea, which is modern idea, is the concept of probability. Probability ये क्या हो गया? ये तो हमने मैथ्स में पढ़ा था, यहाँ फिजिक्स में कैसे आ गया? कंसेप्ट ऑफ प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी का कंसेप्ट एज सच हमने कभी क्लासिकल फिजिक्स में पढ़ा ही नहीं, न्यूटोनियन फिजिक्स में पढ़ा ही नहीं। मतलब एक इवेंट जो है वो या तो होगा या नहीं होगा, उसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं था। मतलब न्यूटोनियन फिजिक्स में हमें ये समझ में आया कि कोई कन्फ्यूजन नहीं होता है किसी भी इवेंट को होना या ना होने में। मतलब एक एग्जांपल से बताता हूँ आपको। सपोज़ मैं एक कुएं के अंदर हूँ, मतलब सूखे कुएं के अंदर, मैं बस उस गड्ढे का फील दिलाना चाहता हूँ, पानी नहीं है, और उस कुएं के अंदर मैं हूँ और मेरे हाथ में बॉल है, ठीक है, बॉल। मैं चाहता हूँ उस बॉल को उस कुएं से बाहर फेंकना। तो मुझे क्या करना होगा? मुझे उस बॉल में स्पीड प्रोवाइड करनी पड़ेगी, और वो स्पीड से जो उसकी काइनेटिक एनर्जी होगी, वो काइनेटिक एनर्जी अगर mgh यानी कि उसके पोटेंशियल एनर्जी से ज़्यादा या उसके इक्वल हो जाए तब तो बॉल बाहर आ जाएगा, अदरवाइज बॉल नहीं बाहर आएगा। तो कोई कन्फ्यूजन है? बिल्कुल नहीं, या तो बॉल जाएगी या नहीं जाएगी। लेकिन मॉडर्न फिजिक्स में आप सुने होंगे कि न्यूक्लियस से अल्फा पार्टिकल बाहर आ सकता है। तो ये जो अल्फा पार्टिकल है उसको आप बिल्कुल इस एग्जाम्पल की तरह ट्रीट कर सकते हो कि अल्फा पार्टिकल को न्यूक्लियस से बाहर आना है, तो न्यूक्लियस की जो अट्रैक्टिव फोर्स है अगर वो उसको ओवरकम कर जाए तब तो बाहर आ जाएगा, अदरवाइज बाहर नहीं आएगा। ये कंसेप्ट अकॉर्डिंग टू क्लासिकल फिजिक्स है। अब मॉडर्न फिजिक्स में हम ये कहते हैं कि हाँ, और वो जो एनर्जी है अल्फा पार्टिकल की, वो एक्सपेरिमेंट से या कैलकुलेशन से पता चलता है कि उसकी उतनी एनर्जी है ही नहीं कि वो अट्रैक्टिव फोर्स को ओवरकम कर पाए। लेकिन मॉडर्न फिजिक्स में हम ये कहते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट अल्फा पार्टिकल टू कम आउट ऑफ द न्यूक्लियस इज लो, बट इट इज नॉट जीरो। आप इस पॉइंट को समझें कि एक सेकेंड में लगभग वो 10⁻20 टाइम्स कोशिश करता है कि बाहर आ जाए, लेकिन जीरो नहीं है उसकी प्रोबेबिलिटी बाहर आने की। तो ये प्रोबेबिलिटी का कंसेप्ट मॉडर्न फिजिक्स में आता है, जो कि क्लासिकल फिजिक्स में हमें वो आइडिया ही नहीं था कुछ कि ऐसा कुछ हो सकता है। तो कंसेप्ट ऑफ प्रोबेबिलिटी इज अनदर कंसेप्ट विच इज मोर मॉडर्न टू अस। नेक्स्ट कंसेप्ट इज द कंसेप्ट ऑफ रिलेटिविटी। ठीक है, रिलेटिविटी समझ में आया? आगे बढ़ते हैं। रिलेटिविटी। अब ये जो रिलेटिविटी है आपने काइनेमेटिक्स में भी पढ़ा, रिलेटिव मोशन। वो जो रिलेटिव मोशन है वो गैलीलियन रिलेटिविटी है, दिस इज द थ्योरी ऑफ गैलीलियो। तो गैलीलियन रिलेटिविटी आपने क्या पढ़ा? वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी। क्या उसमें पढ़े हैं? वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी। ये गैलीलियन थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है। अब सोचो, जब एक पार्टिकल में बैठ के दूसरे पार्टिकल को देखते हो तो क्लासिकल फिजिक्स में मास में चेंज होता हुआ हमने कभी नहीं सुना कि मास चेंज हो जाएगा अगर आप एक कार में बैठ के दूसरे कार को देखोगे तो, या उसकी लेंथ चेंज हो जाएगी, या टाइम का गैप हमें कुछ और फील होगा। ऐसा कुछ भी कंसेप्ट नहीं था।
लेकिन मॉडर्न फिजिक्स में हमें स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी हो, स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी सिखाया जाता है। और इस कंसेप्ट से हम ये सीखते हैं कि मास ऑफ अ पार्टिकल कैन चेंज अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला m0 रूट अंडर 1 माइनस v स्क्वायर बाई c स्क्वायर। ठीक है। सिमिलरली आप इसको कॉपी कर लो। ओके, सिमिलरली लेंथ ऑफ पार्टिकल कैन चेंज like this 1 minus v square by c square with this formula। ठीक है। and there can be difference in the time gap। अगर एक पार्टिकल लाइट के स्पीड से, अब मैं बताता हूँ फॉर्मूले में क्या क्या लिखा हुआ है, टी नॉट रूट अंडर 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। अब ये जो फॉर्मूला है इसमें आपको ये दिख रहा है कि लेंथ जो है वो कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है, क्योंकि ये वैल्यू लेस देन 1 आएगा तो लेंथ चेंज हो जाएगा। तो दिस इज कॉल्ड लेंथ कॉन्ट्रैक्शन। देखो इस पर कुछ न्यूमेरिकल नहीं होता, बस आपको फील दिलाने के लिए मैं बता रहा हूँ। और इसमें टाइम में देखो टाइम का गैप अलग ही फील होगा, टाइम का गैप चेंज होने लग जाएगा। तो आपने, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ फिर आगे बात करता हूँ। टाइम डायलेशन बोलते हैं इसको। ठीक है। अब इस फॉर्मूले को थोड़ा थोड़ा बता देता हूँ, इसमें कुछ ज़्यादा न्यूमेरिकल है नहीं कुछ। देखो इस फॉर्मूले में m0 जो है उसको कहते हैं रेस्ट मास, रेस्ट मास। अगर कोई पार्टिकल लाइट के स्पीड के कंपेरेबल से वो चलना शुरू कर दे तो उसका मास जो है वो चेंज होने लगेगा। ठीक है। सिमिलरली जब अब रिलेटिवली आप इस पार्टिकल को स्टडी करेंगे तो उसकी जो लेंथ है वो कॉन्ट्रैक्ट होना शुरू हो जाएगा, लेंथ चेंज होना शुरू हो जाएगा, और टाइम का जो गैप है वो कुछ और ही फील होना शुरू हो जाएगा। तो वो जो टाइम मशीन आप सुने होंगे या टाइम ट्रैवलिंग का बात जो आप किसी मूवी वगैरह में देखे होंगे, अवेंजर मोस्ट फेमस, तो उसमें यही कंसेप्ट लग रहा था। ठीक है। तो ये मॉडर्न आइडियाज़ है, टाइम डायलेशन, लेंथ कॉन्ट्रैक्शन, रिलेटिविस्टिक मास, ये सारे कंसेप्ट बिल्कुल न्यू हैं। जब क्लासिकल फिजिक्स में इस चीज़ को पढ़ते थे, दैट इज़ गैलीलियन थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी से, तो उसमें एक में बैठ के दूसरे को जब आप स्टडी करते हैं तो ना मास चेंज होता है, ना लेंथ चेंज होता है, ना टाइम चेंज होता है। लेकिन यहाँ पर अगर आप लाइट के स्पीड के कंपेरेबल पार्टिकल्स से चलते हुए वहाँ से आप ऑब्जर्व करेंगे तो मास भी चेंज होगा, लेंथ भी चेंज होगा और टाइम भी चेंज हो जाएगा। ठीक है। तो दीज 4 आइडियाज आर द मॉडर्न आइडियाज विच मेक्स मॉडर्न फिजिक्स डिफरेंट फ्रॉम क्लासिकल फिजिक्स। ठीक है। तो ये जस्ट एक आइडिया था कि ये मॉडर्न फिजिक्स क्यों डिफरेंट है क्लासिकल फिजिक्स से। तो इसी आइडियाज़ को पॉइंट ऑफ व्यू में रख के सबसे पहला कंसेप्ट शुरू करते हैं, सबसे पहला टॉपिक शुरू करते हैं, वो है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। और उसमें फिर देखते हैं कि कैसे ये मॉडर्न आइडियाज़ उसमें फिट बैठ रहा है या कहाँ पे चेंजेस दिख रहे हैं, ये सब हम समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है। तो हमने सीखा कि मॉडर्न फिजिक्स के कुछ मॉडर्न आइडियाज़ हैं और वो मॉडर्न आइडियाज़ क्लासिकल फिजिक्स को मॉडर्न फिजिक्स से डिफरेंट बनाते हैं, जिनमें सबसे पहला है क्वांटाइजेशन, फिर है डुअलिटी, फिर है कंसेप्ट ऑफ प्रोबेबिलिटी एंड देन स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। तो ये सारे कंसेप्ट को यूज़ करके मॉडर्न फिजिक्स को आगे बढ़ा रहे हैं और उनको समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है। तो सबसे पहला टॉपिक है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अभी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है? फोटो का मतलब है लाइट, और लाइट इंसिडेंट करने के बाद अगर मेटल सरफेस से आप इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकाल देंगे तो उस फिनोमिनन को कहेंगे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ठीक है। तो पहले ये समझते हैं कि कुछ एनर्जी देने की ज़रूरत क्यों पड़ रही है, मेटल सरफेस में एनर्जी प्रोवाइड करने की ज़रूरत क्यों पड़ रही है, उसको समझते हैं। जैसे ये जो मेटल सरफेस है, मेटल सरफेस,
इस मेटल सरफेस में इलेक्ट्रॉन जो हैं वो रैंडमली मूव कर रहे होते हैं, ये हमें पता है, ये रैंडमली कहीं भी मूव करेंगे, ऐसे रैंडमली मूव कर रहे हैं। तो अंदर में उनकी जो एनर्जी है वो अट्रैक्टिव नेचर की है, न्यूक्लियस के कारण वो अट्रैक्टेड है। तो टोटल सिस्टम की जो एनर्जी है वो नेगेटिव है, और सिस्टम की एनर्जी नेगेटिव होने के कारण वो बाउंड सिस्टम होता है। अब जैसे ही आप एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं, तो सपोज यहाँ से इलेक्ट्रॉन बाहर आना शुरू ही हुआ है, तो जैसे वो बाहर आना शुरू होगा तो उतना ही पॉजिटिव चार्ज वो बॉडी को छोड़ जाएगा, उस मेटल सरफेस पे उतना ही पॉजिटिव चार्ज छोड़ जाएगा। तो सोचो वो पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे आने के कारण वो उसको अट्रैक्ट करने लगेगा, फिर वो जाने नहीं देगा। तो आपको मिनिमम एनर्जी एक चाहिए ही चाहिए जो उस अट्रैक्टिव फोर्स को ओवरकम कर सके। तो उसे एक टर्म दिया गया है, कहते हैं वर्क फंक्शन। वर्क फंक्शन, वर्क फंक्शन क्या है? ये कहने में, देखने में और बोलने में मैथमेटिकली लग रहा है फंक्शन, बट ये कंप्लीटली एनर्जी है, ठीक है। तो वर्क फंक्शन को डिनोट करेंगे फाई से। वर्क फंक्शन को डिफाइन कैसे करेंगे? इट इज अ मिनिमम एनर्जी दैट इज रिक्वायर्ड टू इजेक्ट वन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मेटल सरफेस, इज कॉल्ड वर्क फंक्शन, ठीक है। तो मिनिमम एनर्जी, हमने कहा मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू इजेक्ट वन इलेक्ट्रॉन आउट ऑफ मेटल सरफेस, उसे कहेंगे वर्क फंक्शन, ठीक। क्योंकि आप मेटल सरफेस की बात कर रहे हैं तो अलग अलग मेटल्स के लिए इसकी वैल्यू अलग होगी। तो ये जो वैल्यू है वो मेटल्स टू मेटल वेरी करेगा, कुछ मेटल्स को कम चाहिए, कुछ मेटल्स को ज़्यादा चाहिए। सीजियम हो गया, सीजियम सरफेस से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो मिनिमम एनर्जी चाहिए वो कहलाएगा उसका वर्क फंक्शन, ठीक है। अच्छा जी, समझ में आया, ठीक है जी, ओके, मज़ा आया। वर्क फंक्शन है, वर्क फंक्शन मिनिमम एनर्जी चाहिए एनर्जी निकालने के लिए, ठीक है। अब ये जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है, इसका जो सेटअप है उस सेटअप को देखते हैं और इस एक्सपेरिमेंट को समझते हैं। देखो, यहां एक मेटल सरफेस होता है और इस मेटल सरफेस को एक ग्लास ट्यूब के अंदर रखते हैं और यहां पर एक बैटरी से कनेक्ट करके रखते हैं इसको, और बैटरी वेरिएबल ईएमएफ एज वेल एज पोलैरिटी का भी होगा। ये वेरिएबल दोनों में है, इसकी वैल्यू भी डिफर करेगी और इसकी पोलैरिटी भी रिवर्स कर सकते हैं, ऐसा हम यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पर एक वेरिएबल रेजिस्टेंस भी लगा देते हैं, रेयोस्टैट जिसको बोलते हैं, और इसको कनेक्ट कर दो ऐसे स्विच के थ्रू, ठीक, ऐसे। ये एक सेटअप है, ठीक है। तो इसको कैथोड बोल देते हैं और इसको एनोड बोल देते हैं, ठीक है। अब सुनो, यहाँ एक क्वार्ट्ज की ओपनिंग है, क्वार्ट्ज से बना हुआ है। इसका मतलब ये होता है, क्वार्ट्ज एक ऐसी मटेरियल है जो अल्ट्रावायलेट रेज को अंदर आने देता है, बाकी सब के लिए ओपेक के वो बिहेव करेगा, ठीक है। तो अंदर वो लाइट आ सकती है, अंदर ऐसे लाइट आ गई, ठीक है, और जो ग्लास है वो ओपेक रहेगा उसके लिए। तो आप एक पर्टिकुलर जगह पे क्वार्ट्ज की ओपनिंग कर दी हो जहाँ से लाइट अंदर आ सकता है, ठीक है। अब ये जो लाइट है, ये लाइट की अपनी एक एनर्जी है, और ये एनर्जी, ये देखो सारा जो एक्सपेरिमेंट है पहले उसको समझेंगे कि उसमें हो क्या रहा है, फिर उसको ऑब्जर्व करेंगे कि क्या दिखा, फिर उस ऑब्जर्वेशन का जो प्रोबेबल एक्सप्लेनेशन है उसको ढूंढने की कोशिश करेंगे, ठीक है। इसी तरह से आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ से इस मेटल सरफेस से ये जो लाइट आ रही है वो इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकाल देता है। तो ये इलेक्ट्रॉन ऐसे बाहर आ गए, ऐसे, ठीक। अब क्योंकि यहाँ पे आपने अट्रैक्टिव फोर्स, यहाँ एक पॉजिटिव पोलैरिटी मेंटेन किए हुए हो, तो इसको खींचना शुरू कर देता है। कुछ इलेक्ट्रॉन्स ऐसे होंगे जिनकी पहले से ही उतनी एनर्जी होगी कि वो यहाँ से
यहाँ जा सके इधर, ठीक है। अब यहाँ एक्सेस इलेक्ट्रॉन पहुँचने के बाद क्या होगा, ये इस वायर के थ्रू ऐसे आगे बढ़ने लगेगा और फिर इस सेल में जाकर सेल इसको दूसरे पोलैरिटी में ले के फिर इधर प्रोवाइड कर देगा। अब क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स ऐसे जा रहे हैं और ये क्लोज पाथ है, तो देख रहे हो ये एक ऐसा सेटअप हो गया जहाँ पे करंट भी फ्लो करा सकते हो। तो इलेक्ट्रॉन्स इधर मूव कर रहे हैं, ऐसे इलेक्ट्रॉन्स इधर मूव कर रहे हैं, यहाँ भी इलेक्ट्रॉन्स हैं जो ऐसे जा रहे हैं, तो बताओ करंट किधर होगा, करंट होगा ऐसे। क्योंकि ये करंट फोटोन के कारण आया, दिस करंट इज ड्यू टू फोटोन, देयरफॉर इट हैज अ स्पेशल नेम फोटो करंट। तो इसको आई पी से रिप्रेजेंट करेंगे और इसको क्या बोलेंगे, फोटो करंट। ठीक है, समझ में आया यहाँ तक, ओके गुड। अब इसके कुछ ऑब्जर्वेशन है, इसको कुछ देखेंगे कि इसमें क्या क्या दिखाई दे रहा है हमें, और उसके एक्सप्लेनेशन को समझने की कोशिश करेंगे। और यहाँ से आपको वो रेलेवेंस समझ में आएगा कि मॉडर्न फिजिक्स क्लासिकल फिजिक्स से डिफरेंट क्यों हो रहा है। कुछ आइडियाज़ हैं जो क्लासिकल फिजिक्स के हैं वो मॉडर्न फिजिक्स पर डायरेक्ट क्यों नहीं लग रहे, तो इसके ऑब्जर्वेशन से आपको ये काफ़ी चीज़ें प्रूव होंगी, ठीक है। तो ऑब्जर्वेशन को देखते हैं, ये सेटअप है हमारा और ये ऑब्जर्वेशन देखते हैं कि क्या ऑब्जर्वेशन है जो हमें दिखाई देता है और उसकी एक्सप्लेनेशन समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो ऑब्जर्वेशन, सबसे पहले ऑब्जर्वेशन ये दिखा कि फॉर अ पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट, फॉर अ लाइट विच इज इंसिडेंट हियर, फॉर अ पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट which is greater than a minimum frequency which is called threshold frequency, ठीक है। तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, इसका एक कंसेप्ट मिला हमें, ठीक है। अब ये क्या था, ये एक मिनिमम फ्रीक्वेंसी थी जिससे ज़्यादा अगर आप इंसिडेंट करेंगे, फॉर फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट ग्रेटर देन थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी वी हैव फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ठीक है जी। एंड फॉर फ्रीक्वेंसी लेस देन थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी वी डू नॉट हैव एनी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ये ऑब्जर्व हुआ। अब इसके एक्सप्लेनेशन को समझने की कोशिश करते हैं। अब इसकी जो एक्सप्लेनेशन है, पहले क्लासिकल फिजिक्स से समझते हैं। क्लासिकल फिजिक्स फेल हो रहा है या क्या हो रहा है वो पॉइंट समझ में आ जाएगा यहाँ पे। देखो, क्योंकि यहाँ एनर्जी की बात हो रही है, एनर्जी, हमने कहा कि इलेक्ट्रॉन को बाहर निकलने के लिए मिनिमम एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी, तो इसीलिए एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, ये हमने वेव थ्योरी में क्या पढ़ा है, इसको क्या बोलते हैं, इंटेंसिटी। तो हम कह सकते हैं कि लाइट की एक पर्टिकुलर इंटेंसिटी होगी। अब अकॉर्डिंग टू वेव थ्योरी, according to wave theory of classical physics, what do we have? We have intensity which is proportional to square of frequency and amplitude. अब ये कहता है कि इंटेंसिटी जो है वो फ्रीक्वेंसी और एम्पलीट्यूड दोनों पे डिपेंड करता है। तो अगर कुछ चेंज फ्रीक्वेंसी में है तो उसको एम्पलीट्यूड कंपनसेट कर देगा। इसको थोड़ा एग्जांपल से समझते हैं इस पॉइंट को, कि सपोज ये जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है वो येलो कलर के लाइट के लिए विजिबल था, या येलो कलर से ज़्यादा फ्रीक्वेंसी के लिए फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट विजिबल था। तो अगर मैं रेड कलर की लाइट उसमें इंसिडेंट करूंगा, रेड कलर, तो उसकी फ्रीक्वेंसी येलो कलर से कम है, वेवलेंथ ज़्यादा है, फ्रीक्वेंसी कम है, तो हमें कोई फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं दिखेगा।
लेकिन वेव थ्योरी ये कहता है कि अगर फ्रीक्वेंसी कम है तो आप एम्पलीट्यूड बढ़ा दो, तो आपको वो इंटेंसिटी, वो जो कंपनसेट हो रहा है, कमी हो रही है जो फ्रीक्वेंसी की, वो कंपनसेट कहां से हो जाएगा? एम्पलीट्यूड से। मतलब आप रेड कलर यूज कर लो लेकिन उसकी ब्राइटनेस बढ़ा दो, तो ब्राइटनेस बढ़ा दोगे तो उतनी एनर्जी आपको मिल जाएगी और फिर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो जाना चाहिए। पर ऐसा कुछ नहीं होता है ना, ऐसा कुछ नहीं हो रहा है, कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। तो दिस इज द फेलियर ऑफ वेव थ्योरी। और फेलियर क्या है आपको समझ में आ रहा है कि देयर इज अ मिनिमम फ्रीक्वेंसी विच इज रिक्वायर्ड फॉर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। मतलब अगर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी की लाइट की आप कोई भी इंटेंसिटी यूज करें, कोई भी बहुत ही कम इंटेंसिटी की यूज करें, तब भी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो जाएगा। लेकिन अगर आप थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम फ्रीक्वेंसी की लाइट यूज कर रहे हैं लेकिन इंटेंसिटी बढ़ाए जा रहे हैं, बहुत इंटेंसिटी यूज कर रहे हैं, ब्राइटनेस बहुत ज्यादा यूज कर रहे हैं, पर कोई फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं हुई। तो ये ऑब्जर्वेशन बिल्कुल समझ के बाहर था कि थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी की जरूरत क्यों पड़ रही है, क्यों एक मिनिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट की जरूरत पड़ रही है। तो ये क्लासिकल फिजिक्स से एक्सप्लेन नहीं कर सकते। ठीक है, उसके बाद बढ़ते हैं आगे। तो अगला ऑब्जर्वेशन हम ये देखते हैं कि जैसे ही लाइट आप इंसिडेंट करते हैं इसमें इमीडिएटली करंट मिल जाता है। मतलब कोई टाइम का गैप नहीं है, कोई लैग नहीं है कि लाइट इंसिडेंट हुआ, इलेक्ट्रॉन बाहर आए और इमीडिएटली करंट मिल गया। मतलब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इमीडिएटली हो रहा है, कोई टाइम लैग नहीं है, नो टाइम लैग, नो टाइम लैग बिटवीन incident light and photoelectron। अब ये जो ऑब्जर्वेशन था वेव थ्योरी के अकॉर्डिंग ये सेट नहीं बैठ रहा था, क्योंकि वेव थ्योरी ये कहता है कि जो एनर्जी एक वेव कैरी करता है वो एंटायर वेव फ्रंट में डिवाइड हो जाता है। तो अगर वो एनर्जी पूरे वेव फ्रंट में डिवाइड हो गया है तो सोचो कि वो एनर्जी एक फाइनाइट रेट से इलेक्ट्रॉन को जाके मिल रहा होगा, क्योंकि वो अपने वेव फ्रंट में कई इलेक्ट्रॉन्स को जाकर वो प्रोवाइड कर रहा होगा। सेम एनर्जी कई इलेक्ट्रॉन्स में डिवाइड हो रहा है, मतलब एक पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन को एक फाइनाइट रेट से एनर्जी मिल रही होगी। तो सोचो उस इलेक्ट्रॉन को उतनी एनर्जी ओवरकम करने के लिए समय चाहिए। और ये सेटअप से एक्सपेरिमेंटली ये जो सेटअप है उसको आप कैलकुलेट करेंगे तो आपको पता चलेगा कि सेवरल डेज लग जाएंगे, उनको वीक तक भी लग सकता है इलेक्ट्रॉन्स को बाहर आने के लिए। कैलकुलेशन ये भी बताता है अगर आप वेव थ्योरी के हिसाब से बात करें, क्योंकि एनर्जी पूरे वेव फ्रंट में डिवाइड हो सकता है, वेव थ्योरी ये कहता है। और अगर पूरे वेव फ्रंट में डिवाइड हुआ तो सोचो उस वेव फ्रंट में जितने इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा एनर्जी, और हर इलेक्ट्रॉन को एक फाइनाइट रेट से एनर्जी मिलेगी। तो फिर उस इलेक्ट्रॉन को बाहर आने के लिए काफी समय लगेगा, पर ऐसा कुछ नहीं हो रहा, हमें दिख रहा है इमीडिएटली हो जा रहा है सब चीज। ऐसा क्या है, कुछ तो गड़बड़ है दया। तो ये दो ऑब्जर्वेशन हमें दिखाई दिया और इसमें कुछ गड़बड़ी फील हुई। अभी और देखते हैं और क्या क्या ऑब्जर्व होता है। ठीक, तो अगला ऑब्जर्वेशन, ये जो पोटेंशियल है यहाँ पे इसको वेरी करके करंट में वेरिएशन क्या आ रहा है वो देखते हैं और उसमें क्या ऑब्जर्व होता है उसको समझते हैं। ठीक है, थर्ड ऑब्जर्वेशन देखते हैं। इस थर्ड ऑब्जर्वेशन में हमने ये देखा कि ये जो पोटेंशियल है यहाँ पर, इसमें वेरिएशन करके ये जो करंट यहाँ पे मिल रहा है उसमें क्या चेंज आया उस पर ग्राफ प्लॉट किया गया। ठीक है, तो इसको समझते हैं कि जब आपने कोई भी पोटेंशियल नहीं लगाया था, बाहर से कोई पोटेंशियल आप नहीं लगा रहे हो, तो कुछ इलेक्ट्रॉन ऐसे होंगे, बिल्कुल होंगे, जिनके पास इतनी एनर्जी होगी कि वो यहाँ तक पहुँच सके, इस प्लेट तक पहुँच सके, तो उसके कारण आपको करंट मिलेगा। और ये करंट कुछ ना कुछ मिल रहा है। कब? जब आपको प्लेट वोल्टेज 0 है
उस समय कुछ करंट मिल रहा है। अब जैसे जैसे आप वोल्टेज बढ़ाएंगे तो इस वोल्टेज को, क्योंकि आप इसी सेंस में बढ़ा रहे हैं, तो वो एक्सेलरेट करेगा, तो इसको बोलेंगे एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल। इस डायरेक्शन को एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल बोलेंगे, ठीक है। अब जो इलेक्ट्रॉन, जो कुछ इलेक्ट्रॉन, जैसे 100 इलेक्ट्रॉन्स बाहर आए थे, उस 100 में से 60 इलेक्ट्रॉन्स खुद ही पहुंच पा रहे थे, तो उसके कारण करंट मिल रहा था कुछ ना कुछ। अब जो इलेक्ट्रॉन्स नहीं पहुंच पा रहे थे उनके लिए आपने क्या किया, यहाँ पे जो पोटेंशियल है, ये जो वोल्टेज है पोटेंशियल, इसको आपने प्रोवाइड कर दिया बाहर से। तो इसको प्रोवाइड करने से क्या हुआ, जो नहीं पहुंच पा रहे थे वो भी पहुंचने लग जाएंगे, तो अब करंट की वैल्यू इंक्रीज होने लग जाएगी। लेकिन इलेक्ट्रॉन्स की संख्या लिमिटेड है, तो कुछ समय बाद वो सैचुरेट हो जाएगा। अब करंट की वैल्यू फिक्स हो जाएगी, उससे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं मिल पाएगा आपको बाहर, तो ये कहलाता है सैचुरेशन करंट। तो दिस इज कॉल्ड सैचुरेशन करंट, IS, और इसको हम कहेंगे सैचुरेशन करंट। ठीक है। अब एक्सपेरिमेंट को रिवर्स किया गया। ये जो सेल है, ये जो सेल है यहाँ पर, इस सेल की पोलैरिटी को रिवर्स करके स्टडी करने की कोशिश किया गया कि ऑब्जर्वेशन में हमें क्या दिखेगा। तो अब सेल की जो पोलैरिटी है वो रिवर्स किया गया, तो अब ये इलेक्ट्रॉन्स को रिटार्ड करना शुरू कर देंगे, रिटार्ड। तो क्योंकि ये रिटार्ड हो रहा है तो इसलिए इसको कहेंगे रिटार्डिंग पोटेंशियल। रिटार्डिंग पोटेंशियल, इस डायरेक्शन में रिटार्डिंग पोटेंशियल होगा, ठीक है। तो रिटार्डिंग पोटेंशियल में क्या होने लगा कि इलेक्ट्रॉन्स को वापस इधर खींचने की कोशिश होने लग गई। तो जब इलेक्ट्रॉन की काउंटिंग कम होने लगेगी, जो उस प्लेट से इस प्लेट में जो पहुंचना था उसकी काउंटिंग अगर कम होने लगेगी तो फिर करंट भी कम होने लगेगा। अब कम होते होते क्या होता है, एक ऐसा वोल्टेज मिलेगा जब एक भी इलेक्ट्रॉन वहां नहीं पहुंच पाएगा, तो उस वोल्टेज को बोलते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल। स्टॉपिंग पोटेंशियल, तो स्टॉपिंग पोटेंशियल आप कैसे डिफाइन करेंगे, इस ग्राफ को मैं थोड़ा मीनिंगफुल बना देता हूँ, ठीक है। ऐसा लीनियर नहीं है, बिल्कुल लीनियर नहीं है, ये ऐसे कर्व होता है। और ये ऐसा क्यों आया, ये सब एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व हुआ, प्लॉट किया गया और इसको ऐसे इस तरह से ग्राफ मिलता है, ठीक है। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल की बात हो रही थी। स्टॉपिंग पोटेंशियल का मतलब क्या है, Vs इज कॉल्ड स्टॉपिंग पोटेंशियल। अब इस पे थोड़ी चर्चा हो जाए। स्टॉपिंग पोटेंशियल, स्टॉपिंग पोटेंशियल वो पोटेंशियल है जिस पोटेंशियल पर एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं जाएगा, मतलब फोटो करंट इज जीरो, उसे कहेंगे स्टॉपिंग पोटेंशियल। अब ये जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है, ये क्या ऑब्जर्व हो रहा था कि वो इंटेंसिटी पे बिल्कुल भी डिपेंड नहीं कर रहा। ये बिल्कुल समझ के बाहर हो रहा था। ऐसा कैसे, अगर मैं इंटेंसिटी ज़्यादा यूज़ करूं लाइट की तो मैंने ज़्यादा एनर्जी दिया तो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स बाहर आएंगे, तो उनकी एनर्जी भी बहुत ज़्यादा होगी, तो उसको रोकने के लिए भी मुझे ज़्यादा पोटेंशियल लगाना पड़ेगा। लेकिन ये स्टॉपिंग पोटेंशियल इंटेंसिटी पे डिपेंड ही नहीं कर रहा था। तो ऑब्जर्वेशन क्या हुआ, Vs does not depend on intensity, एक ऑब्जर्वेशन। और साथ ही साथ हमें यह ऑब्जर्व हुआ कि अगर आप फ्रीक्वेंसी चेंज कर दें इंसिडेंट लाइट की तो स्टॉपिंग पोटेंशियल डिफरेंट आएगी। तो Vs does not depend on intensity but Vs depends on frequency of light, frequency of light। ये एक ऑब्जर्वेशन था जो वेव थ्योरी से बिल्कुल भी एक्सप्लेन नहीं हो पा रहा था, क्योंकि वेव थ्योरी ये कहता है कि अगर इंटेंसिटी आप बढ़ाएंगे
तो ज़्यादा एनर्जी मिलेगा तो इलेक्ट्रॉन्स की भी एनर्जी ज़्यादा होगी, और उसको रोकने के लिए फिर ज़्यादा वोल्टेज लगाना पड़ेगा, जो कि वो बिल्कुल सही नहीं बैठ रहा था। दिस वॉज अगेन फेलियर ऑफ वेव थ्योरी, क्लासिकल मैकेनिक्स। ठीक, तो इससे जो दिख रहा है यहाँ पर वो मैं बता देता हूँ कंक्लूजन क्या निकला। हाँ, तो अगर आप फ्रीक्वेंसी चेंज करते हैं, फ्रीक्वेंसी, तो स्टॉपिंग पोटेंशियल भी चेंज हो जाएगा, लेकिन सैचुरेशन करंट वही मिलेगा। ठीक है, तो ये स्टॉपिंग पोटेंशियल 2 ले लेता हूं और ये स्टॉपिंग पोटेंशियल 1 ले लेता हूं। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल फ्रीक्वेंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो रहा था, स्टॉपिंग पोटेंशियल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट यूज, मतलब दिस वाज फॉर फ्रीक्वेंसी 2 एंड दिस वाज फॉर फ्रीक्वेंसी 1। तो आप देखो इसकी मैग्नीट्यूड ज़्यादा है ना, आप नेगेटिव में भले ही प्लॉट कर रहे हैं बट मैग्नीट्यूड वाइज आप देखोगे तो इसको देखकर आप क्या बोल सकते हैं, nu2 इज ग्रेटर देन nu1 एज Vs2 is greater than magnitude wise is greater than Vs1। ठीक है, ये ऑब्जर्व हो रहा है, इसकी एक्सप्लेनेशन अभी बिल्कुल भी नहीं मिला है हमें, क्योंकि अभी तक हम क्लासिकल फिजिक्स से सोच रहे हैं और क्लासिकल फिजिक्स से इसकी एक्सप्लेनेशन गलत मिल रही है, नहीं मिल पा रहा है, एक्सप्लेन ही नहीं हो पा रहा है। तो दिस वाज अगेन फेलियर ऑफ वेव थ्योरी। ठीक है, तो इंटेंसिटी पे डिपेंड क्या कर रहा था, जरा ये पॉइंट भी देख लेते हैं, क्योंकि ऑब्जर्वेशन देख रहे हैं। तो ये ऑब्जर्व हुआ, मैं नोट करके लिख देता हूं, नोट ओनली सैचुरेशन करंट डिपेंड्स ऑन इंटेंसिटी ऑफ लाइट। और ये आप क्लासिकली भी सही बैठ रहा था, बिल्कुल पॉइंट सही था कि अगर आप इंटेंसिटी ज़्यादा यूज़ करेंगे तो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स बाहर आएंगे, तो फिर सैचुरेशन के टाइम इसकी मैग्नीट्यूड ज़्यादा होगी, क्योंकि पहले अगर 100 इलेक्ट्रॉन्स बाहर थे, अब हो सकता है 150 170 इलेक्ट्रॉन्स बाहर आए, तो इंटेंसिटी से सैचुरेशन करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। तो सैचुरेशन करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी ऑफ लाइट, इंटेंसिटी ऑफ लाइट। ठीक है, तो इसके लिए अगर मैं ग्राफ बताऊं आपको, देखो ध्यान से, सारे ग्राफ बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप सेम फ्रीक्वेंसी की लाइट यूज कर रहे हैं बट इंटेंसिटी डिफरेंट है, तो स्टॉपिंग पोटेंशियल सभी के लिए सेम आएगा। ठीक है, फ्रीक्वेंसी सेम, लेकिन सैचुरेशन करंट वो डिफरेंट आएगी। ठीक है, तो इस पॉइंट को समझ लेते हैं। ये इंटेंसिटी 1 है और ये इंटेंसिटी 2 पर है, और सैचुरेशन करंट आप देख सकते हैं कि इनकी डिफरेंट आ रही है। ठीक है, सैचुरेशन करंट 1, सैचुरेशन करंट 2, लेकिन स्टॉपिंग पोटेंशियल दोनों की सेम है, क्योंकि फ्रीक्वेंसी दोनों की सेम है। ठीक है, तो यहाँ आप कह सकते हैं कि सैचुरेशन करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी, एंड दैट यू कैन एक्सप्लेन अकॉर्डिंग टू वेव थ्योरी ऑल्सो। तो यहाँ पे सेम फ्रीक्वेंसी था, सेम फ्रीक्वेंसी, इसीलिए स्टॉपिंग पोटेंशियल दोनों की सेम है। तो दोनों ग्राफ फिर से समझ लें, ग्राफ काफ़ी इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में। देखो क्या है, यहाँ पे स्टॉपिंग पोटेंशियल डिफरेंट आ रहा है, क्यों? क्योंकि फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट डिफरेंट यूज़ किया गया है, लेकिन सैचुरेशन करंट सेम आया क्योंकि इंटेंसिटी मैंने सेम यूज़ किया था। अब इंटेंसिटी अगर आप बढ़ाते हैं तो स्टॉपिंग पोटेंशियल में कोई चेंज नहीं आ रहा है, ये सब ऑब्जर्व हो रहा है। तो पहले तो ऑब्जर्वेशन को आप ध्यान से देखो और उसको रिजल्ट याद रखो, फिर उसकी एक्सप्लेनेशन अभी मैं दूंगा थोड़े टाइम पे। ठीक है, तो बिल्कुल लास्ट तक बने रहे और इसके एक्सप्लेनेशन को मैं आपको बताता हूँ। फिर एक नोट क्या देखा हमने
कि सैचुरेशन करंट जो है वो इंटेंसिटी पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो रहा है। अगर आप इंटेंसिटी बढ़ा रहे थे तो सैचुरेशन करंट उसी तरह से बढ़ रहा था, लेकिन फ्रीक्वेंसी सेम यूज किए तो स्टॉपिंग पोटेंशियल दोनों की सेम है, लेकिन सैचुरेशन करंट अलग अलग है। जिसकी ज़्यादा इंटेंसिटी उसकी ज़्यादा सैचुरेशन करंट। सैचुरेशन करंट ज़्यादा क्यों हुआ? क्योंकि इंटेंसिटी ज़्यादा होने से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन बाहर आए, इलेक्ट्रॉन ज़्यादा बाहर आए तो जब सारे के सारे यहाँ पहुँचेंगे तो सैचुरेशन करंट ऑटोमेटिकली ज़्यादा मिलेगा। ठीक है, तो ये ऑब्जर्वेशंस थे जिनको वेव थ्योरी या क्लासिकल मैकेनिक्स से बिल्कुल भी एक्सप्लेन नहीं किया जा पा रहा था, तो एक डिफरेंट थ्योरी की ज़रूरत पड़ रही थी। तो ये सारे ऑब्जर्वेशन, सारे जो अलग अलग आइडियाज़ आ रहे हैं, इनको एक्सप्लेन किया आइंस्टीन ने। तो आइंस्टीन की थ्योरी क्या है? आइंस्टीन की थ्योरी पहले समझते हैं, फिर उस थ्योरी को ये सारे ऑब्जर्वेशन में लगाने की कोशिश करते हैं और इन ऑब्जर्वेशंस को एक्सप्लेन करेंगे। तो नेक्स्ट है आइंस्टीन थ्योरी ऑफ फोटोन। फोटोन की थ्योरी क्या है उसकी, ठीक है, तो ये आप कॉपी कर सकते हैं। तो हमने देखा कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में कुछ ऐसे ऑब्जर्वेशंस हैं जिनको क्लासिकल फिजिक्स से प्रूव करना पॉसिबल नहीं है, जिनको वेव थ्योरी से प्रूव करना पॉसिबल नहीं है, वो गलत प्रूव हो रहा था। तो आइंस्टीन ने अपनी थ्योरी दी कोई, उसके थ्योरी से ये चीज़ें एक्सप्लेन हुई। तो एक्सप्लेनेशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बाय आइंस्टीन फोटोन थ्योरी। अब एक चीज़ ध्यान रखना है कि हमें एक्सप्लेन क्या क्या करना है, एक बार थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं, ठीक से इस पॉइंट को समझते हैं। तो ऑब्जर्वेशन टू बी एक्सप्लेन, क्या क्या एक्सप्लेन करना है? एक पहली चीज़ थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। ये फ्रीक्वेंसी एक मिनिमम फ्रीक्वेंसी है जिसके बियॉन्ड ही अगर आप लाइट को इंसिडेंट करोगे तभी इलेक्ट्रॉन बाहर आएगा। ऐसा क्यों जरूरत पड़ रहा है? एक मिनिमम एनर्जी की जरूरत क्यों है? ठीक, उसके बाद हमने नेक्स्ट ऑब्जर्वेशन देखा कि कोई टाइम लैग नहीं है, जैसे फोटोन इंसिडेंट होगा इमीडिएटली करंट फ्लो हो जाता है, ठीक है। और तीसरा क्या था कि स्टॉपिंग पोटेंशियल डज नॉट डिपेंड ऑन इंटेंसिटी बट इट ओनली डिपेंड्स ऑन फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट। ये तीन ऑब्जर्वेशन को प्रूव करना है। तो उसकी फोटोन थ्योरी क्या है, इस पॉइंट को समझते हैं। देखो बार बार मैं यूज कर रहा हूँ फोटोन। फोटोन, ये फोटोन क्या है पहले इसको समझते हैं। उसने कहा कि लाइट जब इंसिडेंट होगा तो लाइट जो एनर्जी, लाइट में जो एनर्जी होता है वो एनर्जी फोटोन के फॉर्म में मिलेगा, ठीक है। तो लाइट हैज फोटोन्स। फोटोन्स का मतलब क्या है? फोटोन्स का मतलब है कि पैकेट्स ऑफ एनर्जी। फोटोन्स आर पैकेट्स ऑफ एनर्जी। बहुत सारे पैकेट्स में एनर्जीज लाइट में होगी, ठीक है, उसी को फोटोन बोलेंगे। तो क्योंकि पैकेट्स में है तो उस पैकेट को बोलते हैं क्वांटा, क्वांटा ऑफ एनर्जी, कॉल क्वांटा ऑफ एनर्जी, ठीक है। तो पॉइंट नंबर 1 उसने ये कहा कि लाइट में जो भी एनर्जी है वो फोटोन के फॉर्म में है। और फोटोन क्या होता है? दोज आर पैकेट्स ऑफ एनर्जी। तो अगर पैकेट्स ऑफ एनर्जी है तो हर पैकेट की जो एनर्जी होगी, ईच पैकेट हैज एनर्जी E इक्वल्स टू एच न्यू, ठीक है। H क्या है? प्लैंक्स कांस्टेंट। प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू होती है 6.63 इंटू 10⁻34, ठीक है। और न्यू क्या है? इसको न्यू बोलेंगे और न्यू की वैल्यू है फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट बोलेंगे। और इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करोगे तो एनर्जी फोटोन की कैलकुलेट हो जाएगी। अब सोचो लाइट की जो एनर्जी है वो फोटोन्स में है, तो एक फोटोन, 2 फोटोन, 3 फोटोन, उस फोटोन्स की काउंटिंग कर सकते हैं। तो सोचो एनर्जी की पॉसिबल वैल्यू क्या क्या हो सकती है? पॉसिबल एनर्जी, उसके पास एक फोटोन है तो एच न्यू, 2 फोटॉन्स होंगे तो एनर्जी क्या हो जाएगा? एक फोटोन है तो एनर्जी एच न्यू, 2 फोटॉन्स है तो एनर्जी 2h न्यू, 3h न्यू, 3 है तो 4h न्यू, और इसी तरह से एनर्जीज डिस्ट्रीब्यूट होगी, राइट। तो देखो अब यहाँ से चीज़ें क्या हो रही हैं क्लियर, कि एनर्जी जो है वो एक मिनिमम वैल्यू के इंटीग्रल मल्टीपल का हो रहा है, मतलब एनर्जी डिस्क्रीट वैल्यू ले रहा है। तो इसको क्या बोलते हैं? क्वांटाइजेशन। तो देखो एनर्जी इज क्वांटाइज, तो हर पॉसिबल वैल्यू नहीं हो रहा, पैकेट्स में आ रहा है, वो इंटीग्रल मल्टीपल में आ रहा है, डिस्क्रीट वैल्यू अटेन कर रहा है, ठीक है। तो ये है एनर्जी का कंसेप्ट, ठीक। सेकेंड कंसेप्ट इज
कंसेप्ट ऑफ इंटेंसिटी, इंटेंसिटी का कंसेप्ट समझते हैं। इंटेंसिटी, अब ये जो इंटेंसिटी का कंसेप्ट है, इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है पहले इसको समझो। फॉर्मूला हो गया एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड इंटेंसिटी। ठीक है, अब देखो एनर्जी का फॉर्मूला आ चुका है एच न्यू, राइट। अब अगर एन को मैं इस तरह डिफाइन करता हूं कि ये नंबर ऑफ फोटॉन्स पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम है, पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, तो इसको एक नाम देंगे फोटोन फ्लक्स। फोटोन फ्लक्स, अगर ये आपको पता है कि पर यूनिट टाइम कितने फोटॉन्स आ रहे हैं और पर यूनिट एरिया भी कितने आ रहे हैं, यानी कि अगर आपको फोटोन फ्लक्स पता है तो सिर्फ आप उसी को मल्टीप्लाई कर दो तो इंटेंसिटी निकल आएगा। तो इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या हो गया, n टाइम्स एच न्यू। ठीक है, तो दिस इज द न्यू फॉर्मूला फॉर इंटेंसिटी। इंटेंसिटी इज n h न्यू। ठीक, तो ये दो थ्योरी हुई है। अब धीरे धीरे हम इसके एक्सप्रेशन की तरफ बढ़ रहे हैं, तो ये कॉपी कर लो फिर आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ते हैं, इंटेंसिटी का फॉर्मूला हमने डिराइव कर लिया था। अब देखो आइंस्टीन का नेक्स्ट जो थ्योरी था उसका ही कहना था कि जो कोलिजन फोटॉन की मटेरियल के साथ होगी वो परफेक्टली इनइलास्टिक होगी, और अगर इनइलास्टिक कोलिजन होगी तो सारी एनर्जी फोटॉन्स की ट्रांसफर हो जाएगी मटेरियल में। ठीक है, तो कोलिजन ऑफ फोटॉन इज परफेक्टली इनइलास्टिक एंड ऑल एनर्जी ऑफ फोटॉन इज ट्रांसफर टू इलेक्ट्रॉन। अब अगर वो एनर्जी सफिशिएंटली लार्ज इनफ है इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए, दैट इज अगर उसकी एनर्जी वर्क फंक्शन से ज़्यादा है तब तो फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा, अदरवाइज नहीं होगा। ठीक है, तो हाँ, और एक इलेक्ट्रॉन एक ही फोटोन की एनर्जी एब्जॉर्ब कर सकता है। अगर 3-4 फोटोन एक ही इलेक्ट्रॉन को हिट करें तो कोई फायदा नहीं है, वो एक ही फोटोन से एनर्जी ले सकता है। ये आइंस्टीन की थ्योरी थी। अब इस थ्योरी से ऑब्जर्वेशन जो हमने देखा उसको चेक करते हैं कि वो प्रूव हो पा रहा है कि नहीं। तो पहला ऑब्जर्वेशन जो हमें प्रूव करना था वो क्या था कि एक थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी की जरूरत पड़ रही है, थ्रेशोल्ड की। ठीक है, तो यहां से ये चीज कंक्लूड हो रहा है। देखो कैसे, कंक्लूजन क्या निकल के आया, कंक्लूजन कि एक मिनिमम फ्रीक्वेंसी चाहिए जिसके बियॉन्ड उस एनर्जी, कम से कम इतनी एनर्जी चाहिए जिसके कारण इलेक्ट्रॉन बाहर निकल पाएगा। ठीक है, ये उसका पॉइंट था। अब अगर ये एनर्जी देखा जाए तो वो एनर्जी फोटोन की है तो उसकी एक फ्रीक्वेंसी होगी, तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी निकल के क्या आ गया, वर्क फंक्शन अपॉन एच। ये फॉर्मूला निकल के आ गया। ठीक है, ये इसका कंक्लूजन आ गया। तो देखो पहला ऑब्जर्वेशन भी प्रूव हो गया, फर्स्ट ऑब्जर्वेशन प्रूव्ड। उसके कुछ ऑब्जर्वेशन की हमारे पास प्रूफ ही नहीं थी कि वो जो फ्रीक्वेंसी क्यों चाहिए एक मिनिमम, और वो इंटेंसिटी पे क्यों नहीं डिपेंड कर रहा। ये सब चीज़ हम प्रूव करेंगे धीरे धीरे। तो सबसे पहले प्रूव हो गया कि एक मिनिमम फ्रीक्वेंसी चाहिए। ठीक है, जिसको कहते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। अब सेकेंड ऑब्जर्वेशन जो प्रूव करना था कि नो टाइम लैग, है ना, जैसे हिट हो रहा है तुरंत ही करंट प्रोड्यूस हो जा रहा है, तो क्यों नहीं ऐसा हो रहा था। तो इसका प्रूफ आपको मिल रहा है कि जो कोलिजन है, कोलिजन के कारण एनर्जी मिल रहा है, एनर्जी के कारण वो इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहा है। तो कोलिजन में जो टाइम गैप होता है वो बहुत कम होता है। फोटोन आया, हिट किया और इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दिया, तो टाइम गैप बिटवीन द कोलिजन इज वेरी वेरी लो। दैट इज वाई द टाइम गैप बिटवीन इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड फोटोन हिटिंग इज ऑल्सो वेरी लेस। ठीक है, तो एज time gap during collision is very low, during collision is less, so no time lag,
ड्यूरिंग फोटो करंट। ठीक है, तो ये इसका एक्सप्लेनेशन हो गया। दो ऑब्जर्वेशन हमने प्रूव कर दिया, एक थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्यों चाहिए और दूसरा टाइम लैग क्यों नहीं हो रहा करंट का। अब तीसरा ऑब्जर्वेशन प्रूव करने के लिए हमें इक्वेशन की जरूरत पड़ेगी और वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो तीसरे की तरफ बढ़ते हैं। तो उसके नेक्स्ट थ्योरी की तरफ बढ़ते हैं जो ये एक्सप्लेन करेगा कि स्टॉपिंग पोटेंशियल फ्रीक्वेंसी पे क्यों डिपेंड कर रहा है और वो इंटेंसिटी पे क्यों नहीं डिपेंड करता। ठीक है, तो देखो, अगर आप एक फोटोन इंसिडेंट कर रहे हो एच न्यू, उसकी एनर्जी है, एच न्यू उसकी एनर्जी है फोटोन की, तो सोचो वो एनर्जी का कुछ हिस्सा कहाँ यूज़ हो जाएगा, वर्क फंक्शन में। तो वर्क फंक्शन की एनर्जी यूज़ हो गई इससे, तो उसको मैंने माइनस कर दिया यहाँ से 5। ठीक है, तो कुछ एनर्जी तो अभी भी बचा हुआ है, वो एनर्जी कहाँ जाएगा, तो जो इलेक्ट्रॉन बाहर निकला उसकी काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी, वो ये उसकी काइनेटिक एनर्जी हो गई। ठीक है, तो ये हो गया एक इक्वेशन। अब जरा इसको और भी समझने की जरूरत है। जो इलेक्ट्रॉन्स निकल के आ रहे हैं वो इलेक्ट्रॉन्स हिंड्रेंस भी उनको मिल रहा है। ठीक है, मतलब पूरी एनर्जी का कुछ हिस्सा यूज हो गया वर्क फंक्शन में और बाकी का एनर्जी चला गया काइनेटिक एनर्जी में। इसका मतलब ये काइनेटिक एनर्जी, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी पॉसिबल हो सकता है क्योंकि बाकी जो इलेक्ट्रॉन्स निकल के आ रहे हैं उनको हिंड्रेंस मिल रहा है ना, तो वो इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी कुछ हिंड्रेंस में भी खपत हो जा रही है, यूज हो जा रहा है, तो वो काइनेटिक एनर्जी इसके काइनेटिक एनर्जी से थोड़ा कम होगा। इसका मतलब बाकी के काइनेटिक एनर्जी जो है वो इनके बीच में ही आने वाला है, इलेक्ट्रॉन्स की काइनेटिक एनर्जी इनके बीच में आएगी, मतलब दिस इज द मैक्सिमम पॉसिबल काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, अच्छा अब सोचो, अगर आप इलेक्ट्रॉन्स को, सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स को वापस भेजना चाहते हो तो आप स्टॉपिंग पोटेंशियल यूज कर रहे हो, तो स्टॉपिंग पोटेंशियल की जो एनर्जी है वो एनर्जी अगर ये मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी को भी पहुंचा दे तब तो वो सारे इलेक्ट्रॉन को पहुंचा देगा, राइट। तो देखो, स्टॉपिंग पोटेंशियल है Vs, किसको मिला, इलेक्ट्रॉन को, तो उसकी एनर्जी क्या होगी, Q टाइम्स पोटेंशियल डिफरेंस इज पोटेंशियल एनर्जी, और इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या होगा, E। तो ये वाली वैल्यू अगर आप काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम के बराबर दे दें तब आप रोक देंगे, और ये मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू क्या है, ऊपर से लिख लो, एच न्यू माइनस 5, ठीक है, इक्वल्स टू EVS। यहाँ से E डिवाइड कर दो तो Vs इज इक्वल्स टू H बाई E इंटू न्यू माइनस 5 बाई E। अब इस रिलेशन से आपको क्या पता चल रहा है कि वर्क फंक्शन, स्टॉपिंग पोटेंशियल इज अ फंक्शन ऑफ फ्रीक्वेंसी एंड इट डज नॉट, अच्छा वो इंटेंसिटी वाली बात अभी समझ में आ जाएगा। तो इससे आप ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं, ग्राफ देखो, ये ग्राफ भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको मैंने ले लिया y पे, ठीक है, और इसको मैंने ले लिया x पर, ऐसे, तो y इज इक्वल्स टू mx माइनस c। तो एक स्ट्रेट लाइन इक्वेशन है जिसकी इंटरसेप्ट नेगेटिव है, तो यहाँ से शुरू होगा ऐसे u, ठीक है, तो स्ट्रेट लाइन हो गया। अब अगर एक और मेटल में ले लूँ यहाँ पर ऐसे, तो इसका स्लोप और इसका स्लोप दोनों का सेम होगा। क्यों, क्योंकि देखो स्लोप क्या आ रहा है, स्लोप दैट इज tan थीटा इक्वल्स टू h बाई ई एंड दैट इज कांस्टेंट। तो चाहे जो भी मेटल आप यूज करो स्लोप सेम होगा, तो डिफरेंट क्या होगा, इसका इंटरसेप्ट। इंटरसेप्ट क्यों डिफरेंट है, क्योंकि इसकी वर्क फंक्शन डिफरेंट है। तो वर्क फंक्शन डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ मेटल्स विच वी यूज, ठीक है। तो ये इसका ग्राफ हो गया। अच्छा, इस रिलेशन को डिफरेंट ढंग से भी आप लिख सकते हैं, फ्रीक्वेंसी की जगह c बाय लैम्डा लिख सकते हैं। तो c बाय लैम्डा रखेंगे तो स्टॉपिंग पोटेंशियल फंक्शन ऑफ लैम्डा हो जाएगा। तो इस जगह 1 बाय लैम्डा भी रखोगे तो ग्राफ वही आएगा, ठीक है। तो आप फिर से प्लॉट कर सकते हैं अपने से, कोई बड़ी बात नहीं। अब थर्ड ऑब्जर्वेशन की तरफ बढ़ रहे हैं जिसमें स्टॉपिंग पोटेंशियल से फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड कर रहा है। उसमें एक और पॉइंट था
कि वो इंटेंसिटी पे डिपेंड नहीं करता। क्यों, उसको समझते हैं। देखो, इंटेंसिटी का फॉर्मूला हो गया NH न्यू, ठीक है, ये इंटेंसिटी का फॉर्मूला हो गया। अब इसी पॉइंट पर पीछे हमने देखा कि एक इलेक्ट्रॉन को एक ही फोटोन अपनी एनर्जी दे सकता है। तो अगर आप हजारों फोटॉन्स को इंसिडेंट कर रहे हो और उसकी एनर्जी उतनी नहीं है कि वो निकाल सके, या एक ही फोटॉन से वो एनर्जी ले पा रहा है, तो उसके कारण एक फोटॉन की जो एनर्जी है उसके कोरस्पॉन्डिंग जो उसकी काइनेटिक एनर्जी आएगी, उसको रोकने के लिए आपको जो स्टॉपिंग पोटेंशियल चाहिए होगा वही स्टॉपिंग पोटेंशियल निकल के आएगा। इस पे तो बिल्कुल भी डिपेंड नहीं कर रहा है कि आप कितने सारे फोटोन को इंसिडेंट कराए, मतलब इंटेंसिटी बहुत बढ़ा दी है, बहुत सारे फोटोन इंसिडेंट करा रहे हो, उससे कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन को एक ही फोटोन से एनर्जी मिलेगी। इसका मतलब स्टॉपिंग पोटेंशियल इज इंडिपेंडेंट ऑफ इंटेंसिटी, ये भी प्रूव हो गया। एंड स्टॉपिंग पोटेंशियल डिपेंड्स ऑन फ्रीक्वेंसी यूज, ठीक है। तो ये दोनों पॉइंट भी प्रूव हो गया, ये थर्ड ऑब्जर्वेशन प्रूव हो गया। थर्ड ऑब्जर्वेशन, तो जो हम क्लासिकल फिजिक्स से वेव थ्योरी से प्रूव नहीं कर पा रहे थे, उसको आइंस्टीन ने अपने थ्योरी से प्रूव किया, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो ये मॉडर्न फिजिक्स का कंसेप्ट है जो क्लासिकल फिजिक्स से थोड़ी डिफरेंट है। तो इस पर न्यूमेरिकल्स भी है, मैं क्वेश्चन भी कराऊंगा आगे, तो इसको आप कॉपी डाउन करो, फिर आगे बढ़ते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ फोटॉन्स। फोटॉन्स के कुछ प्रॉपर्टीज हैं जिनको हम समझ लेते हैं, फिर आगे न्यूमेरिकल अप्रोच की तरफ बढ़ेंगे। पहला, फोटॉन्स, जितने भी फोटॉन्स हैं उनकी जो स्पीड होगी वो स्पीड ऑफ लाइट होगी। लाइट की स्पीड से फोटॉन्स ट्रेवल करेंगे, तो लाइट की स्पीड क्या होती है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो ये हो गया स्पीड ऑफ लाइट, और फोटॉन की भी स्पीड वही होगी जो लाइट की स्पीड होगी, करेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, रेस्ट मास फोटॉन की 0 मानी गई है, क्योंकि रेस्ट मास अगर 0 नहीं मानेंगे तो फिर वो कॉन्ट्रडिक्ट कर देगा वो मास, आपने वहाँ आइंस्टीन में पढ़ा मॉडर्न फिजिक्स में ये फॉर्मूला। तो ये दोनों अगर सेम हो गए तो फिर तो इन्फिनिटी हो जाना चाहिए। तो इस चीज को कॉन्ट्रडिक्ट ना करें, इसके लिए m0 की वैल्यू क्या ले ली गई है? 0। रेस्ट मास इज टेकन टू बी 0, लेकिन इफेक्टिवली इसका मास होता है E/c²। आइंस्टीन की जो इक्वेशन होती है E = mc², वहां से इस फॉर्मूले को निकाला गया है, ठीक है। अब E का फॉर्मूला क्या है? hν। E = hν। hν को जब यहाँ रखोगे तो एक फॉर्मूला न्यू के टर्म्स में आ गया। अच्छा, न्यू मतलब फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी = स्पीड बाय वेवलेंथ। इस वैल्यू को यहाँ रखो तो एक C कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो ये फॉर्मूला डिराइव होके आ गया, मास की वैल्यू हो गई, एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया। ये फॉर्मूला बस आपको याद रखना है। अब क्विक कैलकुलेशन के लिए E = hc/λ, E = hc/λ। इसमें h क्या है? प्लैंक कांस्टेंट, वो एक कांस्टेंट है। c क्या है? स्पीड ऑफ लाइट, वो भी एक कांस्टेंट टर्म है। तो अगर दोनों ही कांस्टेंट टर्म है तो क्यों ना इसको मल्टीप्लाई करके रख लिया जाए, ताकि बार बार करने की जरूरत ना पड़े। तो इसको जब आप सॉल्व करोगे तो जूल में आंसर आएगा, लेकिन अगर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में लाना है तो 1.6 × 10⁻19 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो जब इसको डिवाइड करोगे तो ये टर्म कंप्लीट बन के आएगा, ऐसा नंबर जो 12400 के बराबर होगा, लेकिन उस समय वेवलेंथ की वैल्यू एंगस्ट्रॉम में होगी, तब जाके एनर्जी की वैल्यू इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आएगा। तो आपको ये डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करना है, E = 12400/λ, ठीक है, अगर लैम्डा दिया हुआ है एंगस्ट्रॉम में, ठीक है। नेक्स्ट, अब जो भी फोटॉन्स हैं वो जब मटेरियल से कोलाइड करेंगे तो वो पार्टिकल की तरह बिहेव करेंगे। मतलब फोटॉन्स मटेरियल से इंटरेक्ट इस तरह करेंगे जैसे वो पार्टिकल हो। अगर वो पार्टिकल है तो पार्टिकल की क्या क्या होती है प्रॉपर्टी? उसके पास मोमेंटम होता है, तो फोटोन की भी मोमेंटम होगी। तो इंटरेक्शन ऑफ फोटोन विथ मटेरियल इज ऑलवेज इन पार्टिकल फॉर्म, सो इट हैज मोमेंटम, एनर्जी, एवरीथिंग। तो अगर मोमेंटम है तो मास आपने यहां से डिराइव किया था E/c², तो मास को किससे मल्टीप्लाई कर देना है? स्पीड से। तो मास इंटू वेलोसिटी विल गिव मोमेंटम। तो जब आप c से मल्टीप्लाई करोगे तो एक c² यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, है ना।
तो मोमेंटम का फॉर्मूला क्या हो गया, E/c। ठीक है, फिर एक और फॉर्मूला है यहाँ पर, तो इसके टर्म में लिख दिया गया c मल्टीप्लाई करके। यहाँ भी फॉर्मूला है, इसको c से मल्टीप्लाई करोगे तो नीचे वाला c ऊपर वाले c को कैंसिल कर देगा। तो मोमेंटम का फॉर्मूला क्या हो गया, h/λ, h/c या E/c, कोई भी एक यूज़ करेंगे। ठीक है, अब क्योंकि फोटोन के पास अब मोमेंटम है तो चेंज इन मोमेंटम क्या देगा, फोर्स। और अगर फोर्स है तो पर यूनिट एरिया लगेगा तो क्या मिलेगा, फोर्स पर यूनिट एरिया इज प्रेशर। तो ड्यू टू चेंज इन मोमेंटम it can exert force and also pressure. This pressure is called radiation pressure. ठीक है, and all conservation laws are valid. Conservation of momentum, energy, everything is valid for photon. ठीक है, तो ये हैं प्रॉपर्टीज फोटॉन्स के जो इंपॉर्टेंट है, इनको आप कॉपी डाउन कीजिए, फिर आगे न्यूमेरिकल देखते हैं। ठीक है, तो पहले न्यूमेरिकल की तरफ बढ़ते हैं। फर्स्ट न्यूमेरिकल देखो, वही सेटअप है, इसमें जो लाइट इंसिडेंट किया जा रहा है वो लाइट की वेवलेंथ 4000 एंगस्ट्रॉम यूज़ हो रही है। ठीक है, और इसमें मेटल जो यूज़ किया गया वो सीजियम है। क्या है, सीजियम। तो सीजियम की वर्क फंक्शन 2.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट गिवन है। सबसे पहला क्वेश्चन है, चेक करो कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगी या नहीं। तो पहला क्वेश्चन कैसे सॉल्व करें, फर्स्ट क्वेश्चन, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट तभी होगा, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट तभी होगा पॉसिबल व्हेन, बताओ कंडीशन क्या है, जब लाइट जो इंसिडेंट हो रही है उसकी एनर्जी वर्क फंक्शन से ज़्यादा हो। व्हेन h न्यू या एनर्जी इंसिडेंट इज ग्रेटर देन वर्क फंक्शन। तो आप एनर्जी पहले फाइंड करो कि इंसिडेंट कितनी हो रही है, वो एनर्जी इंसिडेंट कितनी हो रही है। ठीक है, तो वो कैसे निकलेगा, hc/λ। अब आपको ये सॉल्व करने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि पीछे मैंने आपको बता रखा है, क्या बता रखा है कि h इंटू सी मल्टीप्लाई हो गया क्या बन रहा है, यस यू आर राइट, 12400 डिवाइड बाई वेवलेंथ, वेवलेंथ कितना है 4000 एंगस्ट्रॉम में था, तो ये आंसर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ जाएगा। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं, 2 0 कैंसिल हो गए, 4 से कैंसिल कर लो तो 3 और नीचे डिवाइड में 10 आएगा, तो 3.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्या इसकी वैल्यू 2.2 से ज़्यादा है, हाँ है। तो क्या ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कर पाएगा, हाँ बिल्कुल कर पाएगा। क्यों, क्योंकि इंसिडेंट एनर्जी वर्क फंक्शन से ज़्यादा है। तो यस, आंसर इज यस। सेकेंड क्वेश्चन, स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या होगी ये पता करना है। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल फाइंड करने के लिए मैंने फॉर्मूला क्या बताया था आपको, स्टॉपिंग पोटेंशियल Vs इज इक्वल्स टू hc/λ लिख सकते हैं वहां पर आप, h न्यू की जगह hc/λ डिवाइड बाई ई माइनस वर्क फंक्शन डिवाइड बाई ई, राइट। अब सुनो, वर्क फंक्शन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है, अगर उसको ई से डिवाइड करोगे तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कि खुद ही इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है, उसको चार्ज से डिवाइड करोगे तो वो वोल्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, वोल्टेज में। तो इसकी वैल्यू क्या हो गई, इसकी वैल्यू हो गई 2.2। ठीक है, अब ये hc/λ आपने ऑलरेडी कैलकुलेट कर रखा है, कितना है वो 3.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, अगेन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट को ई से डिवाइड करोगे तो क्या आंसर आ जाएगा 3.1। अब 3.1 इससे माइनस कर दो तो क्या आ जाएगा 0.9 वोल्ट। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल इज 0.9 वोल्ट। डन। थर्ड क्वेश्चन को पढ़ो ध्यान से। मान लेते हैं जो सोर्स है वो पॉइंट सोर्स है। अब वो पॉइंट सोर्स जो है उसकी डिस्टेंस डबल की गई है, तो डिस्टेंस डबल करने पे नई स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या होगी और नया सैचुरेशन करंट क्या होगा ये आपको पता करना है। ठीक है, अगर ओल्ड सैचुरेशन करंट यानी कि पहले सैचुरेशन करंट अगर 8 मिली एम्पियर था, तो अब नया सैचुरेशन करंट क्या होगा और नया स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या होगा। तो पुराना जो हमने वहाँ एक्सपेरिमेंट देखा उससे कंक्लूजन क्या निकल के आया था, नंबर 3 कंक्लूजन ये निकल के आया था कि इंटेंसिटी की बात होगी यहाँ पे। वो कैसे समझ में आएगा, ये जो पॉइंट सोर्स है, पॉइंट सोर्स की अगर आप डिस्टेंस चेंज करेंगे
तो पॉइंट सोर्स की जो डिस्टेंस है वो इंटेंसिटी को चेंज कराएगा। इंटेंसिटी, ये वेव में आपने पढ़ा होगा, इंटेंसिटी फॉर पॉइंट सोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस का स्क्वायर, डिस्टेंस स्क्वायर। ठीक है, तो अगर डिस्टेंस डबल हो रहा है, डिस्टेंस डबल हो रहा है तो इंटेंसिटी 1/4 होगी। तो नई इंटेंसिटी जो है वो पुरानी इंटेंसिटी का 1/4 हो गया। अब इंटेंसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होता है? सैचुरेशन करंट। बिल्कुल सही। तो सैचुरेशन करंट IS इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी। ठीक है, तो इंटेंसिटी अगर 1/4 हुआ है तो सैचुरेशन करंट भी 1/4 हो जाएगा। तो सैचुरेशन करंट डैश इक्वल्स टू सैचुरेशन करंट 1/4। कितना था पहले? 8, तो 8/4 2 मिली एम्पीयर। ठीक है, ओके। अब स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या होगा नया, बताओ, सोचो सोचो 2 मिनट। अरे स्टॉपिंग पोटेंशियल तो इंटेंसिटी पे डिपेंड ही नहीं करता है, तो नया स्टॉपिंग पोटेंशियल पुराने स्टॉपिंग पोटेंशियल के बराबर ही होगा। क्यों होगा? बिकॉज स्टॉपिंग पोटेंशियल does not depend on intensity। सही है, बिल्कुल ठीक है। तो यहाँ इंटेंसिटी का पॉइंट कैसे समझ में आएगा कि जो पॉइंट सोर्स है, पॉइंट सोर्स डिस्टेंस पे कैसे डिपेंड करता है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल के स्क्वायर का 1/डिस्टेंस के स्क्वायर पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो अगर आप दूर जाओगे तो इंटेंसिटी कम होगी, है ना। तो ये था क्वेश्चन। 2 मिनट आप इसको अपने से आप इसको एनालाइज करने की कोशिश करो। तो आगे बढ़ते हैं रेडिएशन प्रेशर की तरफ। जैसे मैंने आपको बताया था कि फोटॉन मटेरियल के जब इंटरेक्ट करता है तो एक पार्टिकल की तरह इंटरेक्ट करता है, और वो उस पार्टिकल को मोमेंटम चेंज होने के कारण फोर्स लगाता है, फोर्स पर यूनिट एरिया प्रेशर देगा। तो एक एक्सप्रेशन डिराइव करके देखते हैं। रेडिएशन प्रेशर केस 1, ऐसे सरफेस पे हिट हो रहा है जो सरफेस परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। ठीक है, तो इधर से फोटोन आ रहा है, एक फोटोन लेके चलता हूं मैं, एक फोटोन। तो एक फोटोन गया इस डायरेक्शन में, तो उसकी मोमेंटम है hν/c। तो इनिशियल मोमेंटम इधर है, और जब वो रिफ्लेक्ट हो रहा है तो इसमें कोई चेंज नहीं आया, वही मोमेंटम के साथ क्या। तो चेंज इन मोमेंटम क्या होगा? 2 टाइम्स p। कैसे? देखो, चेंज इन मोमेंटम क्या लिखेंगे? इनिशियल मोमेंटम, क्योंकि ये एक वेक्टर क्वांटिटी है तो वेक्टर तरीके से इसको सब्ट्रैक्ट करोगे आप। ठीक है, अब इस डायरेक्शन में आप पॉजिटिव मान लो, इस डायरेक्शन को पॉजिटिव मान लो, तो चेंज इज इक्वल्स टू फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल माइनस इनिशियल। तो इस डायरेक्शन को प्लस मान लेते हैं। ठीक है, ये प्लस है, तो फाइनल इधर है तो p पॉजिटिव में। लेकिन इनिशियली जब वो जा रहा था तो वो ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहा था, तो ऑपोजिट में जा रहा था तो एक माइनस होगा यहाँ पर, तो 2 माइनस क्या बन गए? माइनस माइनस प्लस, 2p हो गया। तो चेंज इन मोमेंटम इज 2p। कब? जब ये रिफ्लेक्टिंग होगा। तो p की वैल्यू क्या थी? hν/c। तो चेंज इन मोमेंटम इज 2hν/c फॉर 1 फोटोन। एक मान लेते हैं कैपिटल N फोटोन फ्लक्स है। फोटोन फ्लक्स समझ रहे हो? फोटोन फ्लक्स का मतलब फोटॉन्स पर यूनिट एरिया पर यूनिट है, कैपिटल N फोटॉन्स है। तो सपोज इतने सारे फोटॉन्स पर सेकेंड पर यूनिट एरिया पहुंचते हैं। ठीक है, तो अब सुनो, ये एक के लिए ये बात है, तो n के लिए क्या करना पड़ेगा? n से मल्टीप्लाई। ठीक है, अब इधर मल्टीप्लाई किए तो इसमें क्या आ गया? साथ ही साथ इधर क्या आ गया? पर यूनिट एरिया भी आ गया और पर यूनिट टाइम भी आ गया। अब चेंज इन मोमेंटम बाय टाइम क्या होता है? फोर्स होता है। अब फोर्स बाय एरिया क्या होता है? प्रेशर। तो ये क्या हो गया? प्रेशर। दिस इज प्रेशर। अब ये Nhν को क्या लिख सकते हैं वो आप? इंटेंसिटी। तो दिस बिकम्स 2I/c। तो ये हो गया प्रेशर का फॉर्मूला। तो इसको डायरेक्ट यूज करेंगे, प्रेशर इक्वल्स टू 2I/c इफ द सरफेस इज परफेक्टली
रिफ्लेक्टिंग। क्लियर है? अब अगर सरफेस एब्जॉर्बिंग है, परफेक्टली एब्जॉर्बिंग सरफेस, तो एब्जॉर्बिंग सरफेस अगर है तो देखो फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनली वो जीरो हो गया और इनिशियल मोमेंटम जो है वही रहेगा, तो चेंज इन मोमेंटम में क्या आ जाएगा, सिर्फ एक ही रहेगा, 2 यहां से हट जाएगा। तो अगर यहाँ 2 हट गया तो मैं डायरेक्ट बोल सकता हूँ I बाई सी होगा, तो प्रेशर इज इक्वल टू I बाई सी डायरेक्ट। ठीक है? अब सुनो, ऐसा सरफेस है जो पार्शियली रिफ्लेक्ट कर रहा है, तो अगर x% रिफ्लेक्ट कर रहा है, सपोज x% रिफ्लेक्ट कर रहा है, तो बाकी का क्या हुआ, एब्जॉर्ब हो गया। तो फिर x% इज रिफ्लेक्टेड देन 100 माइनस x% इज एब्जॉर्ब्ड। तो सोचो x% इतने का होगा, तो आप क्या लिख सकते हो, 2I बाई सी का x%, ठीक है, प्लस बाकी क्या हो गया, एब्जॉर्ब। तो 100 माइनस x, तो I बाई सी 100 माइनस x बाय 100, ये हो गया प्रेशर। क्लियर है? तो रेडिएशन प्रेशर का ये फॉर्मूला होता है, इसको आप देख लो एक बार फिर से, वीडियो पॉज कर लो, इसको पॉइंट को समझो। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं, न्यूमेरिकल देखते हैं इसको। नहीं, उसके पहले एक और आएगा, ओब्लिक। अभी तक क्या हो रहा है, नॉर्मल इंसिडेंट हो रहा है, अब एंगल पे इंसिडेंट होगा, तो एंगल पे इंसिडेंट होने पर प्रेशर क्या होगा वो देखेंगे। ठीक है, ओके। तो अब ओब्लिक कोलिजन की तरफ बढ़ते हैं। ओब्लिक इंसिडेंस अगर कर रहे हो तो ओब्लिकली इंसिडेंस करने पे रेडिएशन प्रेशर क्या आएगा, उसका फॉर्मूला हम डिराइव कर लेते हैं। फटाफट देखते हैं जरा क्विकली। इसके लिए थोड़ी सी ज्योमेट्री की भी जरूरत पड़ेगी। देखो, ये जो फोटोन है वो थीटा एंगल पे इंसिडेंस हो रहा है। अच्छा, ये जो फोटोन है वो अपने किस एरिया से आ रहा था, अपना एरिया क्या था इसका अपना एरिया था A। अब वो मैंने कैसे निकाला, तो वो A मैंने ले लिया है और यहाँ पे एक ज्योमेट्री बनाया। देखो यहाँ एक ट्राइंगल बनाया, ये 90 डिग्री यहाँ पे बनाया। तो ये जो सरफेस से आ रहा है, सपोज ऐसे आ रहा होगा, एक बीम आ रहा है, ऐसे इस तरह से बीम आ रहा है, तो ये बीम का जो एरिया है या ऐसे आ रहा है, तो ये जो बीम का एरिया है वो है A। तो इसमें मैंने नॉर्मल ऐसे ड्रॉप किया, तो ये A है। ठीक, लेकिन जब प्रेशर निकालेंगे तो उसके लिए सरफेस ये होगा, तो आप इस A डैश को कंसीडर करेंगे जब आपको प्रेशर क्रिएट करना है। तो ये A डैश की वैल्यू A के टर्म्स में बनाने के लिए मैंने एक ट्राइंगल बनाया यहाँ पे, देखो ध्यान से। तो ये 90 डिग्री है, ये थीटा है, तो ये 90 माइनस थीटा है, तो ये एंगल क्या हो गया, थीटा, तो ये थीटा हो गया। देखो, तो यहाँ पे एक ट्राइंगल है, ये A है, ये A डैश है, तो A डैश को क्या लिख सकते हैं, A बाई कॉस थीटा। ठीक है, अब सुनो, इंटेंसिटी ऑफ लाइट इंसिडेंस इज न्यू n टाइम्स h न्यू। तो ये जो इंसिडेंस हो रहा है I, उसकी वैल्यू क्या है, n टाइम्स h न्यू। ठीक है, एनर्जी इंसिडेंट पर सेकेंड। अगर आपको इंटेंसिटी पता है तो एरिया से मल्टीप्लाई कर दो, तो एनर्जी इंसिडेंट पर सेकेंड आ जाएगा। ठीक है, ए से मल्टीप्लाई कर दिया, ये वाला एरिया से, ये वाले जो एरिया में आ रहा है ऐसे बीम आ रहा होगा। ठीक है, अब चेंज इन मोमेंटम पर सेकेंड, चेंज इन मोमेंटम पर सेकेंड, क्योंकि एनर्जी पर सेकेंड है तो चेंज इन मोमेंटम पर सेकेंड भी निकाल सकते हैं। कैसे? हाँ, उसके लिए एक चीज़ समझना है यहाँ पे, अगर ये p मोमेंटम है और थीटा एंगल पे जा रहा है, तो इधर हो गया p cos थीटा, इधर हो गया p sin थीटा। सिमिलरली इसके लिए इधर हो जाएगा p cos थीटा और इधर हो जाएगा p sin थीटा। तो इस डायरेक्शन में इंसिडेंस इनिशियल p cos थीटा है और ऊपर क्या हो गया, p cos थीटा फाइनल। देखो, ये इनिशियल, ये फाइनल, तो चेंज इन मोमेंटम क्या होगा, 2p cos थीटा। सिमिलरली जैसे अभी मैंने पीछे बताया आपको, तो p की वैल्यू क्या हो गई, e बाई सी। e पर सेकेंड दिया हुआ है, तो इसलिए मोमेंटम पर सेकेंड हो गया। ठीक है, तो e की वैल्यू क्या हो गई, NH न्यू इंटू ए, तो NH न्यू इंटू ए। अब NH न्यू की जगह क्या लिख सकते हैं, I। ठीक है, तो I A cos थीटा, लेकिन जो एरिया लेना है वो A डैश लेना है, A डैश। तो A डैश की वैल्यू A बाई कॉस थीटा, A कैंसिल, तो कॉस स्क्वायर थीटा हो गया। तो फॉर्मूला क्या आ गया, 2I cos स्क्वायर थीटा बाई सी। ठीक है, इसको आप वेरीफाई भी कर सकते हैं। कैसे? अगर ये नॉर्मल इंसिडेंस होगा तो थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 डिग्री, है ना।
तो 0 डिग्री होगा तो यहाँ 0 रखो, तो 0 रखने पे क्या आ गया, वही वाला जो नॉर्मल इंसिडेंस था 2I/c, राइट। तो ऑब्लिक इंसिडेंस का ये फॉर्मूला हो गया, ठीक है। तो रेडिएशन प्रेशर एक न्यूमेरिकल से समझते हैं, इस पॉइंट को देखते जाओ। देखो एक रोप है, रोप में एक सरफेस है और वो कंप्लीटली एब्जॉर्बिंग सरफेस है। इसमें फोटोन इंसिडेंट किया गया है और इस फोटोन की एनर्जी पर सेकेंड W है, एनर्जी पर सेकेंड मतलब ये पावर है, ठीक है, W है, और ये सारे का सारा एब्जॉर्ब हो जाता है। तो एब्जॉर्ब होने के कारण क्या हो रहा है, इसमें एक फोर्स लगेगा, फोर्स लगने के कारण ये क्या होता है, थोड़ा छोटा सा एंगल्स टिल्ट हो जाता है। स्मॉल एंगल लिखने के पीछे रीज़न ये है कि ये नॉर्मल इंसिडेंस ही रहेगा पूरा टाइम, नॉर्मल इंसिडेंस ही रहेगा, ठीक है, ओब्लिक इंसिडेंस नहीं होने वाला, ऐसे, क्लियर। तो आपको बताना है इस समय टेंशन क्या है और ये एंगल क्या है, यहाँ पे टेंशन क्या होगा और ये एंगल क्या सबटेंड कर रहा है, दिस इज द क्वेश्चन। तो सिंपल ये इक्विलिब्रियम का कंसेप्ट है, यहाँ पे इक्विलिब्रियम अब कंडीशन पहुँच चुका है और तब पता करना है। तो ऐसे क्वेश्चन हमने कर रखे हैं मैकेनिक्स में, सिर्फ नया इसमें क्या आ गया, रेडिएशन प्रेशर, उसके कारण फोर्स आएगा। तो सबसे पहले उसी को फाइंड कर लेते हैं। तो फोर्स इक्वल्स टू प्रेशर इनटू एरिया, ठीक है, क्योंकि ये एब्जॉर्बिंग है तो एब्जॉर्बिंग का फॉर्मूला क्या होगा, केवल I/c, ये होगा प्रेशर, उसको मल्टीप्लाई किससे कर देंगे, A से, तो बन गया फोर्स। अब इंटेंसिटी इनटू एरिया क्या होता है, रेडिएशन में आप इनफैक्ट आप वेव्स में भी पढ़े होंगे, इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या है, एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। एरिया से मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या हो जाएगा, एनर्जी बाई टाइम, और एनर्जी बाई टाइम क्या दिया हुआ है, W। तो इसका मतलब इसका जगह क्या लिख सकते हैं, W/c, तो ये हो गया फोर्स, ठीक है। अच्छा किस डायरेक्शन में है, इधर। तो चलो इसके इक्विलिब्रियम को लिखते हैं। देखो इधर होगा mg और इस डायरेक्शन में क्या होगा, वो फोर्स, और इधर है टेंशन, ठीक है, और ये एंगल अगर थीटा है तो ये वाला एंगल भी थीटा होगा, दिस इज थीटा, ठीक है। अब टेंशन के दो कंपोनेंट ले लो, T cos थीटा और इधर T sin थीटा, ठीक है। तो इस दोनों इक्विलिब्रियम में है तो क्या लिख सकते हैं आप, T sin थीटा इक्वल्स टू F, और F की वैल्यू यहाँ से लिख दो W/c, और T cos थीटा इक्वल्स टू mg। दोनों को डिवाइड कर देते हैं, तो डिवाइड करने के बाद क्या आएगा, T कैंसिल, tan थीटा इक्वल्स टू W/mg इंटू c, ठीक है। अब ये इक्वेशन 3 मान लेते हैं, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया। अगर tan थीटा की वैल्यू आपको पता है तो थीटा आ चुका है, थीटा निकालना है तो tan इनवर्स ये हो गया, ठीक है, दिस इज डन। अब टेंशन यहाँ से लिखोगे तो क्या आएगा, T इक्वल्स टू mg डिवाइडेड बाय cos थीटा। अगर tan थीटा W/mg c है तो cos थीटा क्या होगा, cos थीटा को यहाँ से क्या लिखोगे, mgc डिवाइडेड बाय रूट अंडर W² प्लस m² g² c², ठीक है, ये cos थीटा हो गया, ठीक है। cos थीटा इक्वल्स टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज क्या होगा, इन दोनों के रिजल्टेंट का स्क्वायर, तो यहाँ से टेंशन भी आ गया, mg कैंसिल, ये चल जाएगा ऊपर, तो रूट अंडर W² m² g² c² डिवाइडेड बाय c, इसको अंदर ले जाओगे तो रूट के अंदर चला जाएगा स्क्वायर होके, आगे आप सॉल्व कर सकते हैं। तो ये हो गया आंसर,
दिस एंड दिस। तो इस क्वेश्चन से क्या समझे हम लोग? इस क्वेश्चन से ये समझ में आया कि मैकेनिक्स के जो बेसिक चीज़ें हैं वो भी यहाँ पे लग जाएगा, क्योंकि हमें फोर्स के बारे में पता चल गया। और फोर्स कैसे निकलेगा? तो रेडिएशन प्रेशर इनटू एरिया। ठीक है, दिस इज अ न्यू कंसेप्ट। आगे बढ़ते हैं। देखो, नेचर लव्स सिमेट्री, और मैंने बताया था कि डुअलिटी होता है। तो अगर वेव पार्टिकल की तरह बिहेव कर रहा है, पार्टिकल वेव की तरह बिहेव कर रहा है, तो अभी तक जो हम पढ़ रहे थे वो वेव का पार्टिकल नेचर पढ़ रहे थे। अब हम पढ़ेंगे जो वेव नेचर है पार्टिकल का, वो पढ़ेंगे। मतलब जो भी पार्टिकल आपको दिखाई देता है, जो भी पार्टिकल दिखाई दे रहा है, उसमें वेव नेचर भी हो सकता है। ठीक है, मतलब मैं एक पार्टिकल हूँ, मेरे में वेव होगा। ये मार्कर एक पार्टिकल है, इसमें वेव होगा। यहाँ वेव, आप खुद एक वेव बन सकते हो। आपका जो नोटबुक है वो एक वेव है। मतलब सब में वेव है। ऐसा कैसे हुआ? तो ये डी ब्रोगली का कंसेप्ट था। डी ब्रोगली ने कहा कि अगर मोमेंटम h बाई लैम्डा होता है, जैसे हमने पढ़ा मॉडर्न में, वहाँ पर फोटोन का जो वेवलेंथ है, फोटोन का जो मोमेंटम है वो p इक्वल्स टू h बाई लैम्डा होता है। तो यहाँ से लैम्डा क्या लिख सकते हो? h बाई पी, वेयर p इज मोमेंटम। तो इसको एक स्पेशल टर्म देंगे इस टॉपिक के अंदर, और ये बोलेंगे डी ब्रोगली वेवलेंथ। तो आपसे क्वेश्चन में कहीं भी लिखा हो डी ब्रोगली वेवलेंथ, तो इसका मतलब, इसका फॉर्मूला क्या है हमारे पास? h बाई लीनियर मोमेंटम। ठीक है, और अगर ये वेव है तो किस टाइप का वेव होगा? क्या वो EM वेव होगा? नहीं, वो एक स्पेशल वेव होगा जिसको बोलेंगे मैटर वेव। ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड मैटर वेव। तो मैटर वेव की वेवलेंथ क्या होती है? मैटर वेव की वेवलेंथ होती है h बाई पी। ठीक है, तो ये हो गया बात। अच्छा, अब इस कंसेप्ट को आगे बढ़ाने से पहले एक मैकेनिक्स का एक छोटा सा फॉर्मूला है जिसकी जरूरत हमें पड़ेगी कि मोमेंटम का रिलेशन एनर्जी के साथ क्या है। ठीक, तो देखो, काइनेटिक एनर्जी क्या होता है? हाफ mv²। और लीनियर मोमेंटम क्या होता है? mv। तो यहाँ से v को क्या लिख सकते हो? p बाई m। इसको यहाँ रख दो। ठीक है, तो यहाँ रखोगे तो क्या होगा? हाफ m p बाई m का होल स्क्वायर। ठीक, तो ये m² है, ये mm कैंसिल हो जाएगा, तो ये क्या बनेगा? p² बाई 2m इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी। अब यहाँ से मोमेंटम को क्या लिख सकते हो? p इक्वल्स टू √2m k। तो ये रिलेशन बड़ा इंपॉर्टेंट है इस टॉपिक के अंदर। तो देखो, जो डी ब्रोगली वेवलेंथ है तो h बाई लीनियर मोमेंटम होता है, लेकिन लीनियर मोमेंटम की वैल्यू एनर्जी के साथ ये है। तो इसको अगर यहाँ पे लिखना चाहो तो एक और फॉर्मूला निकल के आ गया, लैम्डा इज इक्वल्स टू h बाई √2m काइनेटिक एनर्जी। ये हो गया। ठीक है, अब अगर चार्ज पार्टिकल है, फॉर चार्ज पार्टिकल्स जो एनर्जी होता है वो पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल हो सकता है। काइनेटिक एनर्जी जो गेन करेगा वो पोटेंशियल एनर्जी के कारण गेन कर सकता है। तो उस एनर्जी को क्या लिख सकते हो? चार्ज इंटू पोटेंशियल डिफरेंस। तो इसके टर्म्स में भी इसको लिखा जा सकता है। तो देयरफॉर लैम्डा कैन बी रिटन एज h बाई √2m q इंटू v। ठीक, अब सुनो, अगर चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रॉन हो, इलेक्ट्रॉन, फॉर इलेक्ट्रॉन m हो गया मास ऑफ इलेक्ट्रॉन विच इज अ फिक्स क्वांटिटी, चार्ज हो गया E, दैट इज ऑल्सो फिक्स क्वांटिटी। ठीक है, तो ये दोनों कांस्टेंट हो गए, और ये भी एक कांस्टेंट टर्म है, h इज ऑल्सो कांस्टेंट, है ना, प्लैंक कांस्टेंट 6.63 इंटू 10⁻34। तो ये तीनों के तीनों टर्म कांस्टेंट। तो जब इसको सॉल्व करोगे, तो लैम्डा की वैल्यू निकल के आ जाती है
12.26 अंडर रूट वी एंगस्ट्रॉम, ये निकल के आ जाता है। ठीक है, 12.27 ये। तो अगर V पोटेंशियल डिफरेंस इसको दिया जाए, किसको, इलेक्ट्रॉन को, तो वेवलेंथ क्या निकल के आएगा 12.27 बाय रूट वी, लेकिन वो एंगस्ट्रॉम में आएगा। ठीक है, तो कितने पोटेंशियल डिफरेंस से आपने एक्सेलरेट किया है इलेक्ट्रॉन को, उसके हिसाब से उसकी वेवलेंथ आएगी। तो डेविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट आप पढ़े होंगे, उसमें यही सेटअप क्रिएट किया गया और इसी से वेवलेंथ निकालते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस दोगे, अपने आप ही वेवलेंथ पता चल जाएगा। बस एक जानकारी के लिए लिख लो, नंबर 2 फॉर प्रोटॉन्स, अगर ये प्रोटॉन होता तो उसमें मास चेंज हो जाएगा, है ना, चार्ज वही रहेगा, तो उस केस में वेवलेंथ की वैल्यू निकल के आती है 0.286 बाई रूट वी, ये भी एंगस्ट्रॉम में निकल के आएगा। ये बस जानकारी के लिए रख लो इसको, ये यूज होगा। ठीक है, इसको यूज करने के लिए पूछा जाएगा, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आपको मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाऊंगा और देखते हैं इस टॉपिक के जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं उन पे क्वेश्चन कैसे आए हुए हैं। ठीक है, तो इसको कॉपी कर लो। तो इस क्वेश्चन को देखते हैं। देखो क्या है इस क्वेश्चन में कि एक प्रोटॉन है, इसको जब एक्सेलरेट कर रहे हैं V पोटेंशियल डिफरेंस से, तो डी ब्रोगली वेवलेंथ जो निकल के आता है वो लैम्डा निकल के आता है। ठीक है, अब अल्फा पार्टिकल को जब एक्सेलरेट करेंगे 2v से, अल्फा पार्टिकल को एक्सेलरेट करेंगे 2v से, तब बताना है कि डी ब्रोगली वेवलेंथ उसकी क्या होगी इन टर्म्स ऑफ ये वाली वेवलेंथ। ठीक है, ये क्वेश्चन है। तो देखो अभी हमने फॉर्मूला क्या देखा कि डी ब्रोगली वेवलेंथ कैन बी रिटन एज h बाय अंडर रूट क्या आया था 2m इंटू QV, है ना, h बाई पी था और p की जगह क्या रख दिया अंडर रूट 2m काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी चार्ज इंटू पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, तो देखो H2 ये दोनों तो कांस्टेंट टर्म ही है, तो लैम्डा बिकम्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू MQV। तो लैम्डा डैश निकालना है, तो लैम्डा डैश अपॉन लैम्डा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रूट, तो लैम्डा डैश की वैल्यू यहाँ आ जाएगी, है ना। तो अल्फा का मास, चार्ज अल्फा का, पोटेंशियल डिफरेंस अल्फा का, मास प्रोटॉन का, चार्ज प्रोटॉन का, पोटेंशियल डिफरेंस प्रोटॉन का। ठीक है जी, मास ऑफ प्रोटॉन के कंपेरेबल अल्फा का मास 4 टाइम्स होता है और चार्ज ऑफ अल्फा पार्टिकल प्रोटॉन के मुकाबले 2 गुना होता है ना। अल्फा पार्टिकल पता है क्या होता है, पॉजिटिवली चार्ज हीलियम आयन इज कॉल्ड अल्फा पार्टिकल। ठीक है, तो इसके जगह रख दो, इन दोनों का रेशियो क्या हो गया, इन दोनों का रेशियो हो गया 1/4। ठीक है, इन दोनों का रेशियो क्या हो गया, दोनों का रेशियो हो गया 1/2। और ये क्वेश्चन में क्या गिवन है कि इसको 2v से एक्सेलरेट कर रहे हैं, कि पोटेंशियल डिफरेंस क्या है 2v और इसकी पोटेंशियल डिफरेंस क्या है v। तो ये v है और ये 2v है, तो ये भी हो गया 1/2। अब अगर रूट लोगे तो इससे एक 2 बाहर आएगा और इससे एक 2 बाहर आएगा, है ना, या 16 हो गया ये, और 16 से बाहर आएगा तो 4 बन जाएगा। तो लैम्डा डैश इक्वल्स टू लैम्डा बाई 4। तो प्रोटॉन के मुकाबले अल्फा पार्टिकल की वेवलेंथ 1/4 होगी। ठीक है, इसी तरह से और क्वेश्चन करते हैं जिसमें डी ब्रोगली वेवलेंथ और जो हमारे आइंस्टीन की जो इक्वेशन है उसको मिलाकर के क्वेश्चन आए हुए हैं। कुछ ग्राफ के क्वेश्चन देखेंगे, मिसलेनियस क्वेश्चन अब देखेंगे। इस चैप्टर का कंसेप्ट कंप्लीट हो गया, अब कुछ क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, तो मिसलेनियस क्वेश्चन में फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए इसमें क्या क्या गिवन है कि एक मेटल सरफेस ए है,
उसमें फोटोन इंसिडेंट किया जा रहा है 4.25 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से। जब 4.25 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी इंसिडेंट की जा रही है तो इससे जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी निकल रहा है उसका नाम TA लिखा हुआ है, TA इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और उससे जो डी ब्रोगली वेवलेंथ निकल के आ रहा है वो लैम्डा A। सिमिलरली मटेरियल B में जब 4.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी इंसिडेंट की जा रही है तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी TB है और डी ब्रोगली वेवलेंथ लैम्डा B है। ठीक है, जानकारी क्या है कि TB की वैल्यू TA माइनस 1.5 है, ये इंफॉर्मेशन है, और लैम्डा B इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ लैम्डा A है। तो आपको क्या क्या फाइंड करना है, वर्क फंक्शन बताना है और काइनेटिक एनर्जी बताना है दोनों का। ठीक है, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी क्या है और दोनों मेटल सरफेस के वर्क फंक्शन क्या है। तो देखो कैसे सॉल्व करेंगे इसको। देखो इसको सॉल्व करने का जो तरीका है उस अभी मैंने आपको बताया कि काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू P स्क्वायर बाई 2m। ठीक है, अब P की वैल्यू क्या लिख सकते हैं डी ब्रोगली से, P कैन बी रिटन एज H बाई लैम्डा, उसको यहां रखो। तो काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू H स्क्वायर बाई 2m लैम्डा स्क्वायर। ठीक है, तो यहां से क्या समझ में आया कि काइनेटिक एनर्जी, दिस इंप्लाइज काइनेटिक एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा का स्क्वायर। अब यहां से शुरू हो जाओ। तो काइनेटिक एनर्जी B इज TB, काइनेटिक एनर्जी A इज TA, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो यहाँ B है तो यहाँ आएगा लैम्डा A अपॉन लैम्डा B का होल स्क्वायर। अब देखो रेशियो क्या गिवन है, लैम्डा B इज ट्वाइस ऑफ लैम्डा A, तो यहाँ पे ट्वाइस रखोगे तो ये 1/4 हो गया स्क्वायर करने के बाद। तो TB की वैल्यू क्या गिवन है, TA माइनस 1.5 बाई TA इक्वल्स टू लैम्डा A, तो ये हो गया 1/4 है ना, क्योंकि लैम्डा B की वैल्यू 2 टाइम्स लैम्डा A है तो उसका स्क्वायर हो गया 1/4। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे क्या आएगा 4TA माइनस 6 ये से मल्टीप्लाई हो गया इक्वल्स टू TA, ये इधर आके क्या बन जाएगा 3TA इक्वल्स टू 6, तो TA इज इक्वल्स टू 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो TA निकल के आ गया कितना 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट TA। ठीक, अब देखते जाओ, TB इज इक्वल्स टू TA माइनस 1.5, TA इज 2 माइनस 1.5 0.5, तो TB भी कैलकुलेट हो गया। क्लियर। अब वर्क फंक्शन पता करने के लिए वर्क फंक्शन, उसके लिए आपको वाइंस्टीन की जो फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन है उसको यूज करना है। क्या था वो, कि जो भी एनर्जी आप इंसिडेंट करते हैं वो पहले कहाँ यूज होता है, वर्क फंक्शन में, और जो बचा रह गया वो किधर चला गया, काइनेटिक एनर्जी में, राइट। तो यहाँ से वर्क फंक्शन क्या लिख सकते हो, वर्क फंक्शन इज एच न्यू माइनस काइनेटिक एनर्जी। तो अगर ए की बात करें, ए तो एनर्जी मेटल ए में कितना इंसिडेंट हो रहा था 4.25, और काइनेटिक एनर्जी ए की क्या है, यहां से देखो 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, कितना 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो वर्क फंक्शन क्या आ गया 2.25 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, सिंपल है। सिमिलरली वर्क फंक्शन बी को कैसे लिखोगे, बी कैन बी रिटन एज, एनर्जी कितना इंसिडेंट हो रहा है इसमें 4.7, और काइनेटिक एनर्जी बी का क्या है 0.5, तो इसको सॉल्व करो तो क्या आएगा 4.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। तो देखो ये क्वेश्चन था, ये आईटी एडवांस का क्वेश्चन है। देखो कितने सिंपल क्वेश्चन आए हुए हैं, सिंपल सा कंसेप्ट आपको यूज करना है, 2 कंसेप्ट यूज करके आपको सॉल्व करना होता है, एक डी ब्रोगली का और एक आइंस्टीन की जो इक्वेशन है। इसी कंसेप्ट पे बेस्ड जनवरी अटेम्प्ट में
एक क्वेश्चन आया हुआ है, इसी बिल्कुल ऐसा ही कुछ क्वेश्चन था, आप उसको अब चेक करना, ट्राई करो, उसको सॉल्व करो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये आपके सामने है, ग्राफ पे क्वेश्चन है, जरा देखो इस क्वेश्चन को। 3 ग्राफ बने हुए हैं, इसमें फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो रहा है और एनोड करंट को, एनोड पोटेंशियल को प्लेट करंट के अगेंस्ट ग्राफ प्लॉट किया गया है, ठीक है। तो ये 3 ग्राफ को स्टडी करना है और 4 ऑप्शंस ये गिवन है और कोई एक सही है, आपको बताना है कौन सा सही है। 2 मिनट आप ट्राई करो, वीडियो पॉज करो और ट्राई करो, ठीक है। अब चलो देखते हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखो ये दोनों ग्राफ की ये पॉइंट सेम है, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल, राइट, याद आ रहा है, स्टॉपिंग पोटेंशियल। अब स्टॉपिंग पोटेंशियल किस पे डिपेंड करता था, स्टॉपिंग पोटेंशियल डिपेंड्स ऑन फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट यूज। तो बताओ ए और बी की क्या सेम होगी, फ्रीक्वेंसी। तो ए एंड बी सेम फ्रीक्वेंसी, ए बी डिफरेंट फ्रीक्वेंसी, ये हो गया गलत, ए बी सेम फ्रीक्वेंसी, ये हो गई बात सही, ठीक है। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं, बी और सी का क्या सेम है, सैचुरेशन करंट। अगर सैचुरेशन करंट देखो तो वो किस पे डिपेंड करता था, याद करो, इंटेंसिटी पे। तो सैचुरेशन करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी, ठीक है। तो दोनों का सेम है, मतलब सेम इंटेंसिटी यूज हो रहा है, तो सेम इंटेंसिटी, हाँ ये सही है, लेकिन ये गलत है, तो ये नहीं मार्क करोगे, डिफरेंट, ये गलत है, ये गलत है, ये सही है, तो दोनों सही हो गया, तो कौन सा, डी ऑप्शन। देखो कितना सिंपल क्वेश्चन आया होगा था, ठीक है। फिर एक क्वेश्चन देखते हैं, इसको कॉपी करो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, फिर एक ग्राफ है, स्टॉपिंग पोटेंशियल वर्सेस 1/λ, इस पर फ्रीक्वेंसी नहीं है, 1/λ है, और ये ऑलमोस्ट सेम ही है, तीनों में थीटा 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 है। 3 मेटल है, मेटल 1, मेटल 2, मेटल 3। इस पॉइंट का 0.01, 0.02, 0.04 है, लेकिन 1/λ है, मतलब ये 1/λ की वैल्यू है, ठीक। आपको बताना है रेशियो ऑफ देयर वर्क फंक्शन, इनके वर्क फंक्शन की रेशियो क्या होगी, एंड ऑल्सो फाइंड tan थीटा, इस थीटा का tan यानी कि स्लोप बताना है। ट्राई करो 2 मिनट, फिर बताता हूँ इसको। चलिए देखते हैं। देखो वर्क फंक्शन का फॉर्मूला क्या होता है, वर्क फंक्शन का फॉर्मूला होता है hc/λ। तो अगर आप इसका रेशियो निकाल रहे हैं तो λ1 is to hc/λ2 is to hc/λ3। तो देखो hc सेम ही है, तो कैंसिल हो गए, तो 1/λ 1/λ2 1/λ3, यही 1/λ की वैल्यू है, क्योंकि ये ग्राफ 1/λ पे बेस्ड है, ठीक है। तो यहाँ क्या रखोगे, यहाँ रखोगे 0.001 is to 0.002 is to 0.004। अब ये कैंसिल हो जाएगा, तो 1 is to 2 is to 4, दिस इज द रेशियो, ठीक है। अब इसका स्लोप अब वो नहीं लगा सकते, अब जो आइंस्टीन की जो इक्वेशन थे उससे निकल गया था, h/e, नहीं, वो क्या था, स्टॉपिंग पोटेंशियल इक्वल्स टू h/e माइनस phi/e। तो ये फ्रीक्वेंसी पे बेस्ड था, तब इसका स्लोप h/e आया था। तो बस इस फ्रीक्वेंसी को रिप्लेस कर दो, किससे, c/λ से। तो ये क्या बना, hc/e इंटू 1/λ, है ना, माइनस phi/e। तो ये है इसका स्लोप, क्योंकि ये x है, तो दिस इज tan थीटा, स्लोप tan थीटा इक्वल्स टू hc/e, ठीक है। तो ये हो गए, सिंपल से क्वेश्चन आए हुए हैं, देखो। तो ये है आपका फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के क्वेश्चंस भी मैंने लिए, इसके बेसिक्स भी बताया आपको, और काफ़ी सिंपल है, इसका ग्राफ काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है और इसकी जो बेसिक बातें हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो ये था मॉडर्न फिजिक्स का इंट्रोडक्टरी पार्ट, फर्स्ट पोर्शन। अब नेक्स्ट पोर्शन की तरफ बढ़ेंगे। थैंक यू।